तो नमस्ते और राधे राधे आप सभी को। ठीक है, आज रामनवमी की भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो भगवान राम जी का ऐतिहासिक दिन है आज, तो उनको ये दिन समर्पित रहेगा। और आज हम आपको, जैसे मैंने पहले बोला था, कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन है, मतलब लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट आपका ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और 6 लेक्चर में। ठीक है ना, वो 6 लेक्चर में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट आपको ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ये लेक्चर्स, ठीक है, उसके बारे में हम आपसे अब बात करेंगे कि उसमें हमें आगे क्या फॉलो करना है। तो जो बेसिक हमारा था, वो प्रॉब्लम था आपको लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में, तो वो आपका ख़त्म हो गया। तो अब हम चलेंगे अपने आगे की तरफ, जो कि है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, चलो, ठीक है। अब देखिए, पहले तो मैं क्लासिफिकेशन बताना चाहिए, बट वो क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, तो इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। अब आपके सामने है बेंगलोर मेथड। ठीक है, आपके सामने है बेंगलोर मेथड। ठीक है, ये है क्या, मैं पहले दो मेथड आपको डिस्कस करता हूँ, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस में हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। देखो, ये जो है ना, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट का, सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करने का एक मेथड है, उसको हम लोग बोलते हैं बेंगलोर मेथड। एक आपका है इंदौर। ठीक है, इंदौर मेथड। और एक आपका है बेंगलोर मेथड। ठीक है, इस दोनों को थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो जो इंडोर मेथड है, आप उसको ऐसे याद रखेंगे, इंडोर है, मैं वो भी पहले ट्रिक बताता हूँ कि दोनों मेथड जो होते हैं सॉलिड वेस्ट का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए करते हैं, और कौन कौन से इन्वायरमेंट में ये दोनों किया जाता है। तो जो इंडोर मेथड है, तो ऐसे आप याद रखेंगे, इंडोर एरोबिक, इंडोर जैसा हमारा इंडोर सिस्टम है, घर में है तो इंडोर है हम लोग, तो उसमें हम लोग क्या है, एरोबिक माहौल बना के रखते हैं, तो इंडोर है मतलब एरोबिक है। फिर बेंगलोर है। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, इंडोर है मतलब एरोबिक है, कि हमारे घर में, घर के अंदर हमारा इंडोर रहता है, इंडोर में हम एरोबिक माहौल, हम ऑक्सीजन लेते रहते हैं, तो मतलब एरोबिक है। लेकिन बेंगलोर में होता है, बेंगलोर में अन्ना रहते हैं हमारे, साउथ में देखो भाई को अन्ना बोलते हैं, तो बेंगलोर मेथड मतलब अन्ना, अन्ना मतलब AN, एनारोबिक मेथड। ये इतना सा याद रहेगा ना, बाकी हम पढ़ाते हैं आगे। इतना सा याद रखेगा, बाकी मैं आपको बताता हूँ क्या है नहीं है। आपको ये AN आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब इस थोड़ा प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करते हैं। ये एक, जैसे ही पावर कट होता है ना, तो उसमें जब इन्वर्टर से फ़ैन चलता है, तो एक नॉइज़ आता है फ़ैन का, गाँव गाँव, वो अलग ही आवाज़ करके। ठीक है, तो ये भी सोचना भाई क्यों करता है, लेकिन वो माइक में बहुत तेज़ी कवर होता है, इसलिए उसको मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग बेंगलोर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट पे। ठीक है ना, बेंगलोर ऑफ ट्रीटमेंट पे आते हैं। देखो, ये क्या है ना, इसका है कि ये मेनली एनारोबिक होता है, और मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे इसको लेके चलना है। ठीक है, ये बेसिकली होता है एनारोबिक मेथड, होता है बेंगलोर मेथड। ठीक है, और कहते हैं कॉमन फॉर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड नाइट सॉइल। नाइट सॉइल मतलब एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा। ये थोड़े से शब्द, सभ्य शब्द हो गए हैं, पॉटी मतलब होता है इसका। ठीक है ना, तो नाइट सॉइल बोल लो, ह्यूमन एक्सक्रीटा बोल लो, या पॉटी बोल लो, जो भी है। तो ये म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट और नाइट सॉइल के लिए भी देखा जाता है। देखो, इसमें क्या है, साइड प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं वो आपको बताया गया, कि डीप ट्रेंच लेते हैं। ठीक है, और उसकी लंबाई दी हुई है, LBH दिया हुआ है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, 10, 6 और 2। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, डायमेंशन दिया हुआ है, देख लेना, LBH है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने पहले क्या किया, इससे एक्सकावेट किया एक डीप ट्रेंच। ट्रेंच मतलब गड्ढा बोलते हैं, ट्रेंच का हिंदी। ठीक है, तो उसका हम हिंदी गड्ढा बोलते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, उसके बाद लेयरिंग एंड फिलिंग आता है। ठीक है, तो यही सब समझने वाली बात है, यही, बाकी और कुछ भी नहीं। देखो, सबसे नीचे हम ड्राई रबिश रखते हैं, वो क्या होता है सारी बातें बताएंगे, इसका एक अलग टर्म है, रबिश रेफ्यूज, ये सारी क्या चीज़ें होती है डिटेल में एकदम पीक में कवर करेंगे। सबसे नीचे ड्राई रबिश आ गया, फिर नाइट सॉइल, उसके बाद डंग, डंग आपको पता है, गाय का गोबर को काउ डंग बोलते हैं। और नाइट सॉइल आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया। उसके बाद ये ड्राई रबिश है, उसके बाद म्यूनिसिपल आपको रिफ्यूज़ डालते हैं यहाँ पे। उसके बाद अर्थ, यानी कि अर्थ का मतलब मिट्टी ही बोल लो, या सॉइल कवर जो डालते हैं, और इसको छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, अल्टरनेट लेयर्स ऑफ वेस्ट एंड नाइट सॉइल। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कवरिंग एंड सीलिंग करते हैं। ठीक है,
क्या करते हैं, 15 सेंटीमीटर थिक यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है, इतना डीप में नहीं पूछेगा, बट ये 15 सेंटीमीटर थिक अर्थ लेयर होता है पिटफुली सील्ड की। इसको हम क्या करते हैं, फिल्ड कर देते हैं मड सेल से, मड से, ठीक है, अर्थ ही समझो आप, मिट्टी से हम फिल कर देते हैं। और इसमें ये देखो टर्निंग नहीं होता है, क्योंकि अगर हमने नीचे में वेस्ट रख दिया, ठीक है, ये वेस्ट हमने सारा रख दिया और ऊपर से मिट्टी से कवर कर दिया, तो फिर टर्निंग, मिट्टी हटा कर टर्निंग नहीं करेंगे ना, तो दैट इज़ वाई इसको एनारोबिक बोलते हैं। क्योंकि अगर इसके ऊपर आपने मड सील कर दिया ना, तो एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट से ये टूट जाता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट से अगर ये टूट जाएगा तो इसमें O2 नहीं होगा, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें नहीं होगी, तो विदाउट ऑक्सीजन ही होगा इसका डिकम्पोजिशन या फ्यूचर इसका प्रोसेसमेंट, इसीलिए हम इसको एनारोबिक बोलते हैं। अन्ना एनारोबिक, बेंगलोर में अन्ना रहते हैं, ठीक है। तो ये आपने मड सील कर दिया, ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट इसके आपने क्या किया, एटमॉस्फेयर से ख़त्म कर दिया, तो इसको एनारोबिक प्रोसेस हो गया, बात ख़त्म। फिर इसमें देख लो, यहाँ पे लिखा भी है आपका कि एनारोबिक डाइजेशन हो रहा है इसका, यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो रहा है, डिस्ट्रॉइंग पैथोजन भी मर जाता है। पैथोजन मैंने बताया था आपके फीकल वेस्ट में आता है। देखो बैक्टीरिया यहाँ पे अपना काम कर रहे, बैक्टीरिया को शो किया गया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, अंदर में डिकम्पोजिशन चल रहा है। टेम्परेचर देखो आपका 55 to 60 डिग्री सी बताई गई है। यहाँ से गैसेज इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना, गैसेज यहाँ पे इवॉल्व हो रहे हैं। ये CH4 निकला, CO2 निकला, एनारोबिक डिकम्पोजिशन का जो आपको रिजल्ट होता है, ये वही सारी गैसेज आपको दिखाई गई है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 6 से 8 मंथ में इसको हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, और ये कंपोस्ट में ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये मैन्योर जो होता है न्यूट्रिएंट रिच होता है, तो हमारा जो एग्रीकल्चर में जो रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की, वो यहाँ से पूरी हो जाती है। इसका क्या डिसएडवांटेज है, और डिसएडवांटेज भी इम्पॉर्टेंट है। एडवांटेज क्या है, ये नाइट सॉइल यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटा के लिए भी इफ़ेक्टिव है, ठीक है। इसमें पैथोजन मर जाते हैं, पैथोजन मर जाते हैं, यानी कि जो भी मतलब जो ह्यूमन हेल्थ को जो हार्म कर सकते हैं वो पैथोजन ही है, ठीक है। याद है कॉलीफॉर्म बताया था मैंने, पैथोजन बताया था लेक्चर में, तो वहाँ से ये पैथोजन्स जो होते हैं फीकल मैटर्स में पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं पैथोजन्स, ठीक है। फिर नो न्यूसेंस, मतलब कि अगर आपने ऊपर से कवर काट दिया, एटमॉस्फेयर से अगर कवर काट दिया, तो इसमें फ्लाई ब्रीडिंग या मच्छर मक्खी का कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं। इफ़ सील्ड प्रॉपरली भी लिखा हुआ, देखो यहाँ पे सील आपको करते हुए दिखा रहा है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, प्लास्टर फिल और मड सील, मतलब अगर मड सील कर दिया प्रॉपरली, तो प्रॉपरली सील करेंगे तो क्या होगा, जो न्यूसेंस है वो नहीं हो पाएगा यहाँ पर, ठीक है। मिनिमम लेबर टर्निंग और ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि एक बार आपने काम करके छोड़ दिया तो आपको बार बार वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे आपका मिनिमम लेबर टर्निंग आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये क्या करें कि रिक्वायर्स लार्ज एरिया, ठीक है। ये दिक्कत है, क्योंकि अगर आपको बहुत हेवी अमाउंट में अगर कंपोस्ट बनाना है, या बहुत हेवी अमाउंट में आपको डिस्पोज करना है वेस्ट को, तो उसके लिए ज़्यादा एरिया तो चाहिए होगा, नो डाउट। छोटे छोटे ट्रेंच में अगर कोई उसका आपको एफिशिएंसी नहीं मिलेगा ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम आपको ऑलरेडी मालूम है, 6 से 8 मंथ, मतलब लंबा प्रोसेसिंग टाइम होता है, ठीक है। और प्रॉपर सीलिंग, ये तीसरा बार यूज हो गया है, ठीक है ना। इफेक्ट यहाँ पे लिखा होता है इफ़ सील्ड प्रॉपरली, और यहाँ भी प्रॉपर सीलिंग लिख दिया गया है, ठीक है ना, टू अवॉइड स्मेल एंड पेस्ट। तो ये सारी चीज़ें लिमिटेशन है, ये आपको करना पड़ेगा, देन ओनली ये आपको आपके लिए जाके एफिशिएंट होगा, ठीक है। तो इन आपको बेंगलोर मेथड में पीक पॉइंट सारी डिटेल बताई गई है, ट्रेंचेस का डायमेंशन बताया गया है, सील किया जाता है, एटमॉस्फेयर से कॉन्टेक्ट तोड़ा होता है, इसीलिए एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है। यहाँ पे फोर्थ में ये भी पॉइंट आपको क्लियर किया गया है। तो बेंगलोर का मतलब एनारोबिक, ठीक है, अन्ना, साउथ में बेंगलोर में अन्ना रहते हैं, ठीक है, ख़त्म। चलो नेक्स्ट, द इंडोर मेथड इन सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है। इंडोर का मैंने बताया कि कीवर्ड आप याद रखना, एरोबिक याद रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एरोबिक याद रखना। चलो अब देखो इन सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट में बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द इंडोर मेथड, ये क्या मेथड है, ये कह रहे हैं, ठीक है, एन एरोबिक मेथड, ये वर्ड यूज़ किया, यही किसका कीवर्ड है कि इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहती है ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट, कंपोस्ट बनाना। तो ये दोनों मेथड कंपोस्टिंग मेथड्स हैं। डेवलप बाय किसने, अल्बर्ट हॉवर्ड ने किया था, इंदौर में ही किया था इंडिया में, मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने की बात हो रही है, ठीक है ना। इट्स सिस्टमैटिक एंड प्रोड्यूस रिच मैन्योर, ठीक है, ये भी रिच मैन्योर बनाता है, बड़ी सिस्टमैटिक है, ठीक है। इंडोर एरोबिक आपको याद रहेगा,
इसका जो साइट प्रिपरेशन करते हैं वो उसमें बताया गया कैसे करते हैं। इसमें पहले स्टैक करते हैं हम लोग, ठीक है, होल्स विथ होल्स होल्स विथ होल्स, ठीक है। पिट का आपको इसमें बता दिया है 3x3x1, ठीक है, LBH, ठीक है। और एयर वेंट दिया जाता है, देखो दिख रहा है ना, उसमें पहला लेयर में प्लांट वेस्ट डालते हैं, ठीक है, ग्रीन वेस्ट, लीव्स, क्रॉप रेजिड्यू, इटेसी, 15 सेंटीमीटर का लेयर होता है। यहाँ डायमेंशन भी बताया गया आपको। लेयर 2 में एनिमल मैन्योर और डंग डालते हैं, कैटल डंग हो गया, यूरिन, नाइट सॉइल, इटेसी, ये 5 सेंटीमीटर का लेयर होता है इसका, ठीक है। लेयर 3 में आपको सॉइल डालते हैं, ऐश या लाइम डालते हैं, ठीक है, फाइन सॉइल डालेंगे जिसका पोरोसिटी कम हो, ठीक है, वुड ऐश डालते हैं, ठीक है, या लाइम डालते हैं ताकि जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहे एब्जॉर्प्शन की टाइम। 2.5 सेंटीमीटर की ये लेयर होती है, ठीक है। फिर हम लोग रिपीटेड लेयरिंग करते हैं, ठीक है, रिपीटेड लेयर्स करके 1.5 से 2 मीटर तक का हाइट रखते हैं, ठीक है। अब उसको हम क्या करते हैं, टर्निंग करना पड़ता है। यही टर्निंग आपको बेंगलोर मेथड में यानी कि एनारोबिक मेथड में नहीं करना पड़ता था, बट इसमें टर्निंग करता रहता है और मॉइस्चर कंट्रोल भी देखना पड़ता है, ठीक है। 1-2 वीक पे हम लोग टर्निंग करते हैं पाइल की, ठीक है। सेकेंड टर्न आफ्टर 1 मंथ टू इंश्योर एक्सेलरेशन एंड कंटेन मॉइस्चर, ठीक है ना। 60% मॉइस्चर हमारा जो होता है वो मेंटेन रहना चाहिए। टर्निंग क्यों करते हैं भाई, टर्निंग इसलिए करते हैं क्योंकि इंडोर मेथड मतलब एरोबिक मेथड मतलब कि टर्निंग करते रहेंगे तो जो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहेगी, ठीक है ना। बस यही है, यही सी बात है। और इसमें आप देख लो कि आपको क्या क्या बेनिफिट है। तो प्रिंसिपल जो फॉलो होते हैं, की प्रिंसिपल, वो क्या क्या है कि एरोबिक है, यही क्वेश्चन ही है कि इंडोर एरोबिक होता है, ठीक है। माइक्रोब्स नीड्स ऑक्सीजन टू डिकम्पोज। फिर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इसमें आइडियल रहता है, ठीक है ना। और उसमें मॉइस्चर अभी आपने 60% देखा यहाँ पे वो ऊपर में, ठीक है। उसका टेम्परेचर है जो पैथोजन मार देता है, उसमें भी पैथोजन मर गया था। बेनिफिट क्या होता है, सॉइल का हेल्थ अच्छा रहता है, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट वहाँ भी लिखा था और यहाँ भी न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट बनता है, इम्प्रूव्स सॉइल स्ट्रक्चर को सुधारता है। ऑब्वियस सी बात है, जो कंपोस्ट होता है वो सॉइल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। गार्डनिंग का अगर आपको शौक होगा तो आपको ये मालूम होगा। वेस्ट रिडक्शन भी होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम लैंडफिल्स, ठीक है, ये सीधी बात है। और पैथोजन कंट्रोल भी लिख दिया है क्योंकि हाई टेम्परेचर में पैथोजन ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे बात ख़त्म। चलो थोड़ा सा अपना नोट्स देख लेते हैं, की पॉइंट्स ओनली, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बुक में सारी चीज़ें लिखी हुई थी, बट कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले हम आते हैं हाइलाइटर पे। देखो पहले हमें क्या पढ़ना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। हमारा जो ये है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। चलो स्क्रीन पता नहीं क्यों डेविएट कर रहा है, बट इससे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो इसमें ये आपको है SWM, ठीक है, ठीक है, शॉर्ट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। देखो ये जो सॉलिड वेस्ट होता है ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला म्यूनिसिपल वेस्ट, ठीक है, दूसरा आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट, और तीसरा आपको यहाँ लिखा हुआ है हजार्डियस वेस्ट, ठीक है। हजार्डस वेस्ट उसमें क्या आता है, एज पर जो RCI आ रहा है USA का, वो इस हजार्डस वेस्ट को क्या माना है कि ये कौन से वेस्ट होते हैं, म्यूनिसिपल भी बताएंगे पूरा, जिसमें इग्नेबिलिटी हो यानी जो ज्वलनशील हो, जो कॉरोजिव हो जिस पे जंग लगने का खतरा हो, जो रिएक्टिव हो तुरंत रिएक्ट करे, ठीक है, और जो टॉक्सिक हो, ठीक है, वो सारे आपको क्या है हजार्डस वेस्ट में आते हैं। ये 4 पॉइंट याद रखना क्योंकि ये ऐसे बताया गया है स्पेशली, तो पॉसिबल है कि ऐसी चीज़ें आपको पूछी जाए, ठीक है। उसके बाद आपका म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल बता दिया, ये बता दिया कि तीनों पार्ट होता है इसका। तो ये म्यूनिसिपल वेस्ट होता है ना, ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है इसमें आपको रिफ्यूज़ आता है एक टर्म, ठीक है। इसी म्यूनिसिपल वेस्ट के अंदर एक रिफ्यूज़ टर्म आता है आपको, ठीक है। वो रिफ्यूज़ क्या कर, वो रिफ्यूज़ पूछा हुआ है ऐसा, मतलब PYQs में। तो रिफ्यूज़ बेसिकली होता है नॉन हजार्डस सॉलिड वेस्ट होता है। रिफ्यूज़ जो होता है आपको नॉन हजार्डनस, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा बेसिकली ह्यूमन हेल्थ को, नॉन हजार्डस सॉलिड वेस्ट होता है रिफ्यूज़। और किसके अंदर आता है वो, सॉलिड में म्यूनिसिपल वेस्ट के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसी रिफ्यूज़ के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। आपने देखा कि म्यूनिसिपल वेस्ट जो होता है वो नॉन हजार्डस होता है, ध्यान समझना, म्यूनिसिपल वेस्ट जो होता है नॉन हजार्डस होता है। रिफ्यूज़ होता है, रिफ्यूज़ के अंदर कुछ पार्ट्स आते हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट आते हैं,
गार्बेज, एसेस और रबिश। ठीक है, गार्बेज जो होता है वो प्यूट्रिसेबल होता है, प्यूट्रिसेबल मतलब सड़ने वाला, जो सड़ सके। ठीक है, डिकम्पोजेबल जो हो। ठीक है, इसकी डेंसिटी दी हुई है आपको 450 से 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, फॉर एग्जांपल गार्बेज का किचन वेस्ट हो गया, जैसे हम लोग पपीता छीलते हैं उसका छिलका हो गया। ठीक है, अनियन का छीलते हैं छिलका हो गया। वेजिस का जो स्क्रैप है, जो मीट का स्क्रैप है, ये सारी चीज़ें आपको डिकम्पोजेबल है, प्यूट्रेसेबल है, सड़ने वाली है। इसीलिए ये गार्बेज के कैटेगरी में इसको रखा गया है, और इसमें एक्सक्रीटा नहीं होता है। समझे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गार्बेज में एक्सक्रीटा नहीं होता है और इसमें ऑर्गेनिक चीज़ें होती है, एक्सक्रीटा बस नॉट है। उसके बाद एसएस पे आते हैं। एसएस में इनकम्बसिबल वेस्ट प्रोडक्ट, भाई देखो खुद जल के ऐश बनता है, अब ये क्या और जलेगा। तो इनकम्बसिबल वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम फर्नेस, हाँ फर्नेस से जो हमें राख मिलता है वही है ये चीज़, 700 से 850 केजी पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी दी हुई है। बिल्कुल भाई, डेंसिटी क्यों ज़्यादा हो रही है, ऐसे समझोगे गार्बेज का क्या है, डेंसिटी कम है तो इस सॉरी उसका एक पर्टिकुलर जो पैकेज पर एरिया में कम है। ठीक है ना, तो 450 से 900 डेंसिटी इसकी दिखा रहे हैं, और इसकी डेंसिटी भी 750 700 से स्टार्ट की है। बहुत फाइनल पार्टिकल क्या होगा, एक ही पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल आपको आ जाएंगे, तो डेंसिटी उसी को बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। यहाँ पे 700 से 800 केजी पर मीटर की इसकी डेंसिटी है। उसके बाद रबिश है, तो रबिश प्लस ड्राई यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, रबिश प्लस ड्राई, तो जितना भी ऑल नॉन रबिश क्या होता है, देखो ये बात पूछा जाता है। पहली बात तो रबिश होता है ड्राई चीज़, याद रखना। ठीक है, इसी रिव्यूज़ के अंदर नॉन प्यूट्रिसेबल, जो ना सड़े। ठीक है, जो ना सड़े। ठीक है, नॉन प्यूट्रिसेबल वेस्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या क्या छोड़ के, एसेस, ग्लास, रबर, टीन कैनरी से, जो ना सड़े तो वो आपको रबिश में आएगा। ठीक है, कम्बसिबल आएगा इसमें। ठीक है, एसेस में इनकम्बसिबल था बट रबिश में कम्बसिबल आएगा। ठीक है, एक्सेप्शन में एसेस, ग्लास, रबर ये सब लिया हुआ है, ये कम्बसिबल होगा, जलेगा, और ये लाइटर भी होगा, बहुत लाइट। इसमें 50 से 400 सबसे लाइट यही है शायद। ठीक है, ये दिया हुआ है, बट यूजुअली कहीं कहीं क्वेश्चन में 300 से 600 भी लिया गया है इसको, तब ये रेंज याद रखेंगे, 50 से 400 या 300 से 600, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन जैसे बताया गया वैसे देखना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पकड़ेंगे तब हम लोग, और उसको अच्छे से धोएंगे पकड़ के। फिर प्रोसेसिंग टेक्निक देखो क्या क्या है, मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन करते हैं, जैसे कॉम्पैक्शन हो गया। कॉम्पैक्शन से हम क्या करते हैं कि बहुत सारा पार्टिकल बिखरा रहता है, कॉम्पैक्ट करते हैं, उस सारे पार्टिकल को पैक करके हम एक स्मॉलर वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक स्मॉलर वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होगा कि कितना पार्टिकल एक पर्टिकुलर एरिया में कितना पार्टिकल पैक्ड है वही डेंसिटी होता है। ठीक है, लोहे का ज़्यादा है, लकड़ी का कम है ना। तो मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन कैसे होता है, कॉम्पैक्शन से होता है, वॉल्यूम रिडक्शन हो गया। ठीक है, एक गिलास आपने एक एक गिलास लो, उसमें सैंड भर लो। ठीक है, गिलास भरा हुआ है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करना, सैंड क्या होगा और दबता चला जाएगा ग्लास में, और ग्लास थोड़ा थोड़ा ऊपर से खाली होता जाएगा, तो आप उसका वॉल्यूम रिडक्शन कर रहे हो। ठीक है, या किसी भी एरिया में आप घर बनता है तो जो आपका प्लिंथ होता है उसमें मिट्टी भरते हैं, बहुत लोग उसमें बजरी वगैरह भी डालते हैं अपने हिसाब से, तो जो उसको क्या हम लोग करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं, ताकि उसका डेंसिटी बढ़े और उस पर जो हमारा बेस ऊपर बने वो मजबूत हो। ठीक है, फिर देखो थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन। ठीक है, इंसिनरेशन, इंसिनरेशन मैंने बताया गया है, ये O2 के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम बर्न आउट करते हैं, बर्न करते हैं, तो उसको इंसिनरेशन बोला जाता है। उससे क्या, थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन, ठीक बात है। पेपर जलाते हैं तो क्या राख बचता है, तो क्या वॉल्यूम रिडक्शन तो हो ही गया ना। पेपर कितना बढ़ाता है, राख देखोगे तो एक चम्मच भी नहीं आएगा, 10 पेपर जलाओगे तो सही से। ठीक है ना, तो उससे वो वॉल्यूम रिडक्शन हो गया। और मैनुअल कंपोस्ट सेपरेशन से भी होता है, मैनुअली भी हम लोग करते हैं सेपरेशन। ठीक है, उसका देखो डिस्पोजल है। ठीक है, कुछ की बात है, बस एक पेज है उसका, क्वेश्चन ही है। डिस्पोजल क्या है, बाय ओपन डंपिंग करते हैं। ओपन डंपिंग ओल्डेस्ट मेथड है, लेकिन देखो ओपन डंपिंग तो आज भी कर रहे हैं ना कहीं कहीं पे, मतलब ऐसा स्ट्रिक्टली नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ओल्डेस्ट है, वेरी सिंपल है, ये अडॉप्ट भी किया हुआ है, और लो लाइंग एरिया में डालते हैं। हाई लाइंग एरिया में डालोगे तो वहाँ से जो, मतलब ये जब ओपन डंपिंग में जब डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा, वहाँ से आपको कुछ गैसेस निकलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड की मैंने बात करते हैं, ओडोरस गैस है। जब लो हाई हाई राइज एरिया में डालोगे तो हाई से लो अगर विंड फ्लो किया तो आपको घर तक आएगा, इसलिए लो लाइंग एरिया में डालते हैं ताकि वो थोड़ा सा ओडोर का दिक्कत ना हो, लेकिन ये इको फ्रेंडली नहीं है, नॉट इको फ्रेंडली। ठीक है, ओपन डंपिंग ऑब्वियस ही बात, इको फ्रेंडली कैसे होगा, फ्लाई न्यूसेंस होगा, बैक्टीरिया उस पर जाएगा, फिर मच्छर हो गए,
कचरा आएगा, रोडेंट्स आएंगे, उससे बीमारियां फैल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम देख के चलेंगे। उसके बाद सैनिटरी लैंडफिल है, ठीक है। और सैनिटरी लैंडफिल है, इसको हम पढ़ेंगे क्या ये चीज़ें लीचेट को अच्छे से बाद में। लीचेट होता कुछ नहीं है, जो सैनिटरी लैंडफिल करते हैं हम लोग, डिस्पोजल का मेथड है ये समझ रहे हो ना। तो जो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग सैनिटरी लैंडफिल करते हैं उसमें हम डालते हैं, जैसे मान लीजिए लैंडफिल में कुछ हमने डाल दिया प्रोडक्ट, वो डिकम्पोज हो रहा है, तो डिकम्पोज होकर उसमें से कुछ लिक्विड निकलता है, डिकम्पोज होकर लिक्विड निकलता है। वो लिक्विड क्या होता है, पॉसिबल है कि परकोलेट कर जाए आपके ग्राउंड वाटर में घुस के ज़मीन के अंदर से, या किसी और फॉर्म में सॉइल को पॉल्यूट करे। तो वही जो ऑयल होता है ना, जो डिकम्पोज होके, ठीक है, उसका रिजल्ट के थ्रू जो ऑयल निकलता है उसी को आप बोलते हैं लीचेट। तो और हम इसको अच्छे से बाद में और देखेंगे क्वेश्चन में। तो रिफ्यूज़ को क्या करते हैं, डंप, सैनिटरी लैंड फिलिंग देख लो। रिफ्यूज़ को क्या करते हैं, डंप करते हैं पहले, और कॉम्पैक्ट करते हैं 0.3 से 0.6 मीटर के लेयर में। ये डेटा ध्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, लीजिए इसमें क्या करते हैं सैनिटरी लैंड फिलिंग में, जो रिफ्यूज़ की बात हो रही है, इज डम्प्ड एंड कॉम्पैक्टेड इन लेयर्स ऑफ 0.3 से 0.6 मीटर के लेयर में हम इसको कॉम्पैक्ट करते हैं। व्हेन फाइलिंग अप्रोचेज H1.5, ठीक है। जब हम इसको फिलिंग करते हैं 1.5 मीटर तक जो फिल हो जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, कवर कर देते हैं अर्थ लेयर जो 15 से 30 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिलिंग डन बाय ग्रिड पैटर्न में हम लोग फिलिंग करते हैं। ग्रिड पैटर्न वही है, ऐसे रेक्टेंगुलर ग्रिड रहता है, या जैसा भी आप शेप का ग्रिड बनाया आपने, ठीक है। फिर क्लियरेंस डिस्टेंस 6 मीटर का होता है, ठीक है। क्लियरेंस डिस्टेंस जो होता है वो 6 मीटर का देते हैं, शुड बी लेफ्ट ड्यूरिंग फिलिंग, ठीक है। इसमें देखो, जो DDT है ये पेस्टिसाइड है, और क्रियोसोट ऑयल है, ये हम लोग को क्या करना पड़ता है, स्प्रे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मक्खी मच्छर इस पर ना भिन बनाए, ब्रीडिंग ऑफ TTC, ठीक है। और फाइनल कवर जो हम डालते हैं 0.6 मीटर का इंड में डाल देते हैं, ठीक है। तो डिस्पोजल का दो तरीका हमने देखा, कन्वेंशनल, एक ओपन डंपिंग है और एक सेंट्रल लैंड फिलिंग, ठीक है। इसके डेटा कुछ थे, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पे आते हैं आप। आफ्टर दिस स्टेबलाइजेशन डन, जब हम 5 प्रोसेस में स्टेबलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है, 2 से 4 महीने लगते हैं इसमें, 2 से 4 मंथ, ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या करता है, ऑक्सीजन को डिप्लीट करता है। देखो, अगर जब एरोबिक बैक्टीरिया होगा उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो ऑक्सीजन यूज़ करेगा, वो यूज़ करेगा तो ऑक्सीजन डिप्लीट होगा। जैसे ही ऑक्सीजन डिप्लीट होगा वैसे ही टेम्परेचर ऊपर हो जाएगा, यही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और जो ऑक्सीडेशन है ऑर्गेनिक मैटर का स्टार्ट हो जाएगा, ये एक प्रोसेस हो गया। अब आता है एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव बैक्टीरिया का, खोल के बताया हुआ है एकदम धागा कि ये क्या चीज़ें होती है। टर्म फैकल्टेटिव मतलब विथ एंड विदाउट, अगर ऑक्सीजन रहे तब भी, ऑक्सीजन ना रहे तब भी हम काम करेंगे, तो वही फैकल्टेटिव हो गया। और एनारोबिक बैक्टीरिया की बात इधर हो गई है, ये क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक मैटर उसको सड़ाएंगे, डिकम्पोज करेंगे, और आपको ये सारी गैसें इवॉल्व होंगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करेगा, मिथोजेनिक बैक्टीरिया आएगा, वो डेवलप करेगा, और उसी से आपको क्या होगा, इस बैक्टीरिया का जो रिजल्ट है वो आपको CH4 देखने को मिलेगा, मीथेन, ठीक है। और ये जो है मिथोजेनिक बैक्टीरिया जो एक्टिविटी वो स्टेबलाइज कर देता है ये लास्ट में, क्योंकि जो हार्मफुल गैसेज ऑलरेडी निकल गई सारी डिकम्पोज होकर, तो उसकी एक्टिविटी स्टेबलाइज हो जाती है। फिर आपको ये जो मिथोजेनिक बैक्टीरिया है ये क्या, ये सबसाइड हो जाता है, सबसाइड मतलब साइड हो जाता है, अलग हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर का डिप्लीशन हो चुका है, जो भी आपने वेस्ट डाला था ऑर्गेनिक मैटर, फ्रूट, पील, वेजिटेबल जो भी आपने डाला था वो डिप्लीट हो चुका है ऑर्गेनिक मैटर सर धर के, और सिस्टम वापस क्या हो जाता है, एरोबिक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखो लीचेट कंट्रोल होता है। लीचेट मैंने बताया था क्या होता है, कि आपने लैंडफिल में डाला कचरा, कचरा डिकम्पोज होने लगा, उससे टॉक्सिक फ्लूइड निकला उस कचरे से। वो टॉक्सिक फ्लूइड हम डर रहे हैं भाई कि वो कहीं आपका ग्राउंड वाटर में जाकर ना चला जाए परकुलेट करके, ठीक है, वो सोइल को ना कंटामिनेट कर दे, ऐसा कुछ खतरा न पैदा कर दे कि हमारा ग्राउंड वाटर ही कंटामिनेट हो जा रहा है। तो जो फ्लूइड निकलता है ना, वो टॉक्सिक फ्लूइड, उसी को लीचेट बोलते हैं। उसको कंट्रोल कैसे करते हैं उसकी बात है। तो कंट्रोल कैसे करते हैं, क्ले लाइनर लगा देते हैं, ठीक है, क्ले लाइनर लगा देते हैं कॉम्पैक्ट करके, कि वो परकुलेट ही नीचे ना करे। देखो जितना भी चीज़ें लीचेट कंट्रोल का, वो बस परकुलेशन रोकने के लिए। लीचेट तो भैया प्रोड्यूस हो ही रहा है, हम उसको रोके कैसे। सिंथेटिक लाइनर लगा सकते हैं, जियो टेक्सटाइल आपको पता है क्या है, वो लगा सकते हैं, परकुलेशन रिड्यूस करने के लिए, यही मोटिव है।
वी कैन एलिमिनेट इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम लैंडफिल बाय यूजिंग इम्परवियस क्ले लेयर। ठीक है, इम्परवियस क्ले लेयर। ठीक है, इम्परवियस क्ले लेयर डाल दो। वही बात है भाई, परकुलेशन नहीं होना चाहिए। इम्परवियस मतलब क्या कि इम्परवियस, ग्राउंड में पेंट्रेट ना कर सके, वैसा क्ले लेयर बना देंगे डेंसिटी बढ़ा के, कॉम्पैक्ट करके। ओवर द टॉप ऑफ फिल एट डिसेंट स्लोप। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्लोप भी देंगे हम इसको, डायरेक्शन फ्लो का भी देंगे। प्रोवाइडेड विथ एडिक्वेट ड्रेनेज, यस, एंड सरफेस इन्फिल्ट्रेशन, कि प्रॉपर ड्रेनेज और सरफेस जो है इन्फिल्ट्रेट भी ना करे, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, ये सारी टेक्निकलिटी आपने देख ली। लैंडफिल मेथड में एक एरिया मेथड आता है, एक ट्रेंच मेथड आता है, एक डिप्रेशन मेथड आता है। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको नाम ही जस्टिफाई कर रहा है, नाम काफ़ी है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसके डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो मेथड है, देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, डिस्पोजल मेथड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमेशा इसको याद रखना, दिस इज़ द मेन आपका वो, इसी से सारा है। पहला हो गया ओपन डंपिंग, दूसरा हो गया सेकेंडरी लैंड फिलिंग। ठीक है, इस सेकेंडरी लैंड फिलिंग में ये सारी प्रोसेस हमने की। ठीक है, ये सारी प्रोसेस हमने की सेकेंडरी लैंड फिलिंग में। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने समझी, प्रोसेस कैसे हो रहा है। सेकेंडरी लैंड फिल में लीचेट हो रहा है, तो वो हम कंट्रोल पढ़ लिया। अब जो फोर्थ पॉइंट है, हमने कंपोस्टिंग को देखना है कि कंपोस्टिंग क्या है। ठीक है, तो बाय कंपोस्टिंग क्या करते हैं, बैक्टीरियल कन्वर्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड, वही रटी रटाई बात है, एरोबिक प्रोसेस ही होता है। कंपोस्ट आप घर में, जैसे मैं घर पे ही कंपोस्ट बनाता हूँ अपने गार्डन के लिए। तो बैक्टीरियल कन्वर्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड, जैसे फ्रूट पी लो, डेली का किचन वेस्ट जो होता है ना, अनियन का छिलका, पपीता का छिलका, या आप और क्या लेते हैं, एक जो केले का छिलका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, केले के छिलके से जो लिक्विड फर्टिलाइजर भी आप बना सकते हो, अगर आपके पास घर में ग्रीन मनी प्लांट है, या जो फूल वाले प्लांट्स हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उसके लिए बेस्ट होता है वो। ठीक है, एरोबिक मोस्ट काउ डंग फर्टिलाइजर भी बनाते हैं, लिक्विड वाला। ठीक है ना, वो सब भी बनाते हैं, प्रोसेस मोस्टली। फिर स्टार्ट कैसे करते हैं, मेसोफिलिक बैक्टीरिया, याद है मैंने मेसोफिलिक रेंज और थर्मोफिलिक रेंज जस्ट लास्ट लेक्चर में बताया है। ठीक है, वो क्या करता है, स्टार्ट होता है मेसोफिलिक बैक्टीरिया से, और वो क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करता है, वही है। ठीक है, और फिर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया आ जाता है, जिसकी टेम्परेचर 60 डिग्री तक पहुंच जाती है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। और आफ्टर 3 वीक्स, है ना, रिजल्ट आता है, अर्दी स्मेल होता है। जो रिजल्ट आएगा, देखो ये भी है कि कंपोस्टिंग का जो रिजल्ट आता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अर्दी स्मेल, आपको थोड़ा सा मिट्टी सा स्मेल आएगा, मिट्टी की खुशबू, जब दो अमड़ा बरसिया पानी, मिट्टी की खुशबू, तो वैसा आएगा। डार्क ब्राउन कलर होगा इसका, डार्क ब्राउन कलर होगा। 55% मॉइस्चर कंटेंट यहाँ लिखा है, ये कहीं कहीं 60% भी लिखा रहता है। ठीक है, तो डेटा ध्यान रखना चाहिए कि जो रिजल्ट आएगा कंपोस्टिंग का, 55 से 60 का रेंज होना चाहिए, शुड बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, रेस्ट इंडोर वैनलोड, वो अच्छा वो हो गया। पल्वराइजेशन का क्या मतलब होता है, ग्राइंडिंग करके वॉल्यूम रिडक्शन करना। ग्राइंडिंग मतलब कुतर कुतर, अरे घर में मिक्सर ग्राइंडर है ना, वैसे ही समझो। तो जब उसमें चलाएंगे मिक्सर ग्राइंडर में, मसाला डालते हैं, तो मसाला क्या होता है, बुरादा बन जाता है हमें। ठीक है ना, वही वॉल्यूम रिडक्शन हो गया उसका। ठीक है, लेकिन लैंड फिल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो चीज़ सही में। फिर इंसिनरेशन आपका 5वां पॉइंट आता है। इंसिनरेशन मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है क्या होता है, बट देख लो, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। क्यों करते हैं, जहाँ पे लैंड की कमी हो, जगह ही नहीं आपको लैंड फिल करने के लिए, तो वहाँ पे इंसिनरेशन बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। एक्सोथर्मिक होता है, हीट प्रोड्यूस होती है इसमें। ठीक है, डिस्पोजल ज़्यादा हो जहाँ पे। ठीक है, और जहाँ पे टॉक्सिक का डिस्ट्रक्शन करना बहुत ही नेसेसरी हो, तब तो उनको इंसिनरेशन करना ही है। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है, अब वो कहाँ जाएगा, क्या करने, तो उसमें इंसिनरेशन ऑप्शन एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। ठीक है ना, तो टॉक्सिन अगर डिस्ट्रक्शन करना है आपको, तो इंसिनरेशन इज़ मस्ट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गया। ठीक है, इस 3 पॉइंट के लिए इंसिनरेशन हम लगा सकते हैं। लार्ज स्केल एयर पॉल्यूशन ड्यू टू डाइऑक्सिन्स, देखो यही प्रॉब्लम है कि जब हम इंसिनरेट करते हैं, ठीक है ना, तो उस प्रोसेस में डाइऑक्सिन्स जनरेट होते हैं। ठीक है, और डाइऑक्सिन्स बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब खतरनाक एक आपको एलिमेंट है, जो आपको बर्बाद करके रख देता है पूरा एटमॉस्फेयर का। बहुत ही हेवी पॉल्यूशन होता है लार्ज स्केल पर, तो वो डाइऑक्सिन के कारण ही होता है। ठीक है, और अगर इफेक्टिविटी देखें तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है इसका, 80% वॉल्यूम रिडक्शन होता है, लेकिन इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है। ठीक है, पायरोलिसिस मैंने आपको पूरा आराम से बताया कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसको बर्न करते हैं। ऑक्सीजन जो है ये इसके एब्सेंस में हमको बर्न करना होता है। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी इसी को बोलते हैं, सबसेट ही है इसका, एक ही चीज़ समझो, थोड़ा सबसेट है ये। ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं, बिल्कुल कि सेम बिल्कुल, बस ये दोनों चीज़ ऐसे ही है
कि उसमें O2 हम नहीं डालते हैं, बट हम हीट करते हैं। ठीक है, उसे हीट से क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन क्या होता है, फिर गैस भी बनता है, और जो है ना गैस ऑयल्स भी निकलती है इस ब्रेक डाउन से। ठीक है, तो उसी को पायरोलिसिस बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट था। छोटा सा 30 सेकंड का ब्रेक लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पानी पी लेते हैं। पानी पी के वापस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे अब। क्या क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतना टफ नहीं है यार, मतलब क्वेश्चन तो सब नॉर्मल नॉर्मल ही आएगा, आपको देखना। बस बात यही है कि आसानी से अगर हम अभी कर ले पा रहे हैं, तो उसी आसानी से क्या हम एग्जामिनेशन में भी इतना माइंड को कूल रख के अटेम्प्ट करेंगे तब तो। बहुत लोग तो पैनिक में ही क्वेश्चन गलत कर देते हैं भाई। और देखो बीपीएससी का एक मैं चीज़ बताता हूँ कि बहुत देखे, जैसे एई में देखो 13 क्वेश्चन डिलीट हुए ना, है ना। तो उसमें डिफ़िकल्टी एक ये आ जाती है कि मतलब इतना मैचेबल आंसर रहता है ना कोई कोई सा। तो आपका काम है थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर करना, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब जैसे कि मेनली लिख दिया और वहाँ पे आंसर उन्होंने फर्स्ट वाले में दे दिया कि दोनों होगा, तो मेनली में तो सी एच फोर ही होगा, सबको पता है। लेकिन स्टूडेंट को टेंशन इतनी हो जाती है। तुम आपको अगर मालूम होगा, इफ़ आई एम करेक्ट, सेनेटरी का जो आंसर की था ये ए पी एस डब्ल्यू एम का, 2 बार रिवाइज हुआ था। ठीक है, एक बार रिवाइज हुआ, क्लेम लगा, फिर दूसरा बार रिवाइज क्लेम हुआ, और फिर तीसरा बार जो आया ना वो फाइनल आंसर किया गया था। 2 बार रिवाइज हुआ था, अगर मेरी मेमोरी ठीक है, जिसने भी पेपर दिया था 2 बार रिवाइज हुआ था इसका रिजल्ट, सॉरी इसका ये आंसर की। तो बहुत ही मतलब समझ रहे हो ना कि कंसेप्ट क्लियर रखना। अगर मैं कंपोस्टिंग, पल्वराइजेशन, इंसिनरेशन, पायरोलिसिस, कभी कभी थ्रेडिंग और पल्वराइजेशन में आपको पता ही नहीं चलेगा, लगेगा दोनों एक ही चीज़ है। सॉर्टिंग में फंस जाओगे। ठीक है ना, सॉर्टिंग अलग चीज़ है और अलग वो मतलब उसका एक टेक्निकल वर्ड और है, वो उसमें फंस जाओगे। तो कंसेप्ट क्लियर रखो, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं थ्योरेटिकल के लिए बुक रिकमेंड किया और एडिशनल नोट्स डालता गया। एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन के लिए भी मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, अलग से एक पीडीएफ डाला था बीच में, एयर पोल्यूशन नॉइज़ पोल्यूशन का, देख के वो भी जाना है, क्योंकि इन्वायरमेंट में पार्ट वो भी है। वो नोट्स आपको देखना जरूर है, 4 पन्ने का है। ठीक है, लेकिन वो भी देखना है। लैब सेट वगैरह का छोड़ भी दो, बट वो सब आपको देखना है, प्लूम वगैरह छोड़ के, कि कौन सी गैसेज हैं, फोटोकेमिकल स्मोक क्या है। ठीक है ना, एसी ड्रेन होता है, ये सब इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हैं। इस एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी आएंगे। सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट में लिख दिया है सिलेबस में, डीप में जाओगे तो हजारडोस भी है। ठीक है ना, वो भी नहीं लिखा है, बायोकेमिकल भी है, 10 तरह की चीज़ें हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस करना है, जो बेसिक इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक। ठीक है ना, वो सारे क्वेश्चन भी करने हैं, आए हैं। लेजिस्लेशन भी कवर करना है, लेजिस्लेशन मैं करवा दूंगा। मैंने कहना मतलब कि जहाँ भी जा रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम रखो। ठीक है, अब इतना सा थ्योरी पढ़ लिया, लेकिन आप हर दिन थ्योरी ही पढ़े जा रहे हो। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर एक्यूरेसी यू विल अचीव। ठीक है ना, तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है। और बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्यूरेसी की ही आ रही है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, 13 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, उसमें से कितने क्वेश्चंस आज भी सही हैं आपको मैं दिखाऊंगा। तो अभी अभी भी हम लोग को अगर देखा जाए तो 8 मार्क्स का नुकसान है। ठीक है, क्योंकि 8 क्वेश्चन ऐसे हैं मतलब 3 क्वेश्चन तो साफ साफ ऐसे हैं जो दिख रहा है कि वो क्वेश्चन का आंसर वो है। ठीक है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, जाने दो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाए। बातें मेरी समझ में आ गई होगी आपको, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड इज इकोलॉजिकली मोस्ट एक्सेप्टेबल। ठीक है, इकोलॉजिकली मोस्ट एक्सेप्टेबल, इकोलॉजिकली मोस्ट एक्सेप्टेबल का मतलब क्या कि इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। ठीक है, नो हार्म टू इन्वायरमेंट, कोई हार्म नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, सेंट्री लैंडफिल या इंसिनरेशन या कंपोस्टिंग या पायरोलिसिस। गलती से लगा दिया है, अब ये सबको ए मार के निकल जाते हैं आप लोग। ठीक है ना,
ये क्या, एक्चुअली मैं पीडीएफ जब बना रहा था तो मैंने सोचा, ट्राई मार रहा था कि ये हाईलाइट कैसे काम करता है हाईलाइटर। तो देख रहा हूँ ये इसमें सीधी वाली लाइन भी आ जाती थी, ठीक है ना। तो मैंने इसीलिए ये कुछ बोला कि अगर मैं इसको चेंज करता रहूँगा तो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएगा टाइम का। अगर मैं 5 मिनट भी बचा पाऊँ तो अभी बाद में करेंगे ये सारी चीज़ें, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये इसका जो फर्स्ट का जो आंसर है वो सी है, कंपोस्टिंग, ठीक है, ये नहीं है। ठीक है। हाँ तो चलो, कंपोस्टिंग क्यों होता है भाई, कंपोस्टिंग आप भी कर सकते हो। जो देखो कंपोस्टिंग क्यों होता है बेस्ट, जो चीज़ आप रिसाइकिल कर सको, ठीक है, जो चीज़ इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस हुई और उस चीज़ को रिसाइकिल कर रहे हो, आप खुद से भी कर रहे हो या कोई और भी कर रहा है, और उसको एक ऐसे लास्ट में प्रोडक्ट बना रहे हो, बाय प्रोडक्ट, जिससे एग्रीकल्चर के लिए मैन्योर भी मिल रहा है, ठीक है, उससे कचरा भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा और वो ऑटोमेटिकली आपको आपके यूज़ के लिए हो रहा है, तो वो आप बेनिफिशियल होगा ही ना। कंपोस्टिंग क्या होता है, पील्स वगैरह लिया, जो भी आपको जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखोगे 20-20 रुपए में नर्सरी में खाद का पैकेट भी मिलता है ना, वो मैन्योर का, वो कंपोस्ट से ही बनता है, ठीक है, खुद भी बना सकते हो, तो इसीलिए इकोलॉजिकली मोस्ट एक्टेबल है। देखो बी और डी तो था ही नहीं कभी भी, ठीक है, ये तो फालतू बहुत है। ये इंसिनरेशन से डाइऑक्सिन निकलता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, खतरनाक, ये टॉक्सिक होता है ये। पायरोलिसिस से भी आपको इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है भयानक, ठीक है ना। और सैनिटरी लैंडफिल से भी इन्वायरमेंट का आपको कोई लेना देना है नहीं कि इन्वायरमेंट की हेल्प करेगा ये, तो इंसिनरेशन कंपोस्टिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिखने से ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, लिखने में, लिखने से ज़्यादा सुनना ज़रूरी है क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट में कॉज द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है, नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट में कॉज द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है, ये क्या होता है, रोडेंट रिलेटेड प्लेग, ठीक है ना, सॉलिड वेस्ट दैट में कॉज द स्प्रेड ऑफ रोडेंट। अगर हम उसको डिस्पोज नहीं करते हैं, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है, कि अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल नहीं करें, ठीक है ना, तो रोडेंट रिलेटेड प्लेग मतलब कि उस पर, रोडेंट का मतलब क्या हो, जो भिनभिनाते रहते हैं मक्खी मच्छर, उससे रिलेटेड जो प्लेग है वो फैल सकता है। मलेरिया आपको मच्छर करती है, मादा जो मादा एनोफिलिस मच्छर है, मादा बोल रहा हूँ, इसमें फीमेल फीमेल मच्छर होती हैं, उसको एनोफिलिस बोलते हैं, उसके काटने से मलेरिया होता है, इफ़ आई एम करेक्ट, याद रख। टाइफाइड आपको बैक्टीरिया से होता है, सैल्मोनेला टाइफी होता है बैक्टीरिया, और डायसेंट्री आपको मेरे हिसाब से प्रोटोजोआ से होता है। एमओपी की इन्फेक्शन या प्रोटोजोल इन्फेक्शन से बोलते हैं, तो दो का बी आंसर है। अब आइए खेल पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो मैं एक बात और बोल देता हूँ, आपका ये माइंडसेट रहना चाहिए, क्योंकि इसमें 32 क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन होंगे, आप ये सोच के चलना कि ये 36 के 36 सेंट्री के पीवाई क्यों है, ऐसे मान के चलना, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस लगभग आपको या तो पूछे गए डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके, जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया था जो सामने आपके है, ठीक है, और ये 1-2 भी मान के चलो कि आ रहा है, ठीक है ना, तो डायरेक्टली बिल्कुल या इनडायरेक्टली थोड़ा सा कर लेते, तो मान के चलना कि ये 36 का 36 पीवाई क्यों मान के आप चलोगे, ठीक है, कैसे मैं बताता जाऊँगा आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ों की चर्चा हुई है, ठीक है, पी वाई क्यू में ये सारी चीज़ों की चर्चा हुई पी वाई क्यू में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सीधा कॉपी पेस्ट आ गया था, ये वाला जो क्वेश्चन है। अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। इधर टिपिकल डेंसिटी बता रहा है किसका, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि डेंसिटी क्या होगी केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है। 100 से 300 बोला है, 310 से 500 बोला है, 550 से 800 बोला, और ये बोला है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में यूपीएससी ने ये कंसिडर किया है, ठीक है, 900 से 1100, और उसको सही मान के चल लिया। तो हम लोग भी थे भाई उसमें, हम लोग भी यही मार लिए थे, 900 से 100, ठीक है ना। लेकिन बीपीएससी ने इसको गलत बोला, ठीक है, गलत बोल के इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। ये क्वेश्चन स्टैंड्स डिलीटेड, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया था और ये डिलीट कर दिया था कमीशन ने। कमीशन ने क्या बोला अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक मैनुअल आता है, CEE फाइनल आंसर की में देख सकते हो लिखा हुआ है, ये मैनुअल होता है, ठीक है। ये मैनुअल हमारा ये क्या होता है, सेंट्रल, ठीक है, पब्लिक हेल्थ, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक मैनुअल होता है। उसका जो पार्ट 2 है, ठीक है, वो ये कहता है, पार्ट 2 के
पेज नंबर 342 ये लिखा हुआ है फाइनल आंसर की में, आप भी देख सकते हो। इसमें आप क्लॉज नंबर 17.6.2 में जब जाओगे तो उसमें जो डेंसिटी बताई हुई है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की, वो बताई हुई है 400 से 1200, इफ़ आई हाँ नहीं ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है। या अदर यूनिट में अगर चलोगे तो 0.4 से 0.8 है, ये दी हुई है। अब आप देखो ये 400 से जो 1200 है, ये यहाँ भी कवर हो रहा है, ये सी में भी कवर हो रहा है ये रेंज, ठीक है ना, लोअर लिमिट। और ये 1200 तक का जा रहा है तो ये भी कवर हो रहा है। तो हमारा जो कमीशन है बीपीएससी का कहना था कि इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हैं। करेक्ट वर्ड मत यूज़ करो, इसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि इस रेंज को कवर कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन स्टैंड डिलीटेड। तो अब देख लो भाई, है ना, तो ऐसा हंसता है मामला। तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। आपको सही रेंज बता दी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर यूज्ड एज ए लैंडफिल सीलेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ गैस एंड लीचेट। देखो मैंने आपको लीचेट बताया था क्या होता है, ठीक है, गैस और लीचेट के लिए, ठीक है। सिंपल शब्दों में लीचेट बताया था क्या होता है, ठीक है, कि सॉलिड वेस्ट होता है, उसका बायोलॉजिकल डिके होता है, ठीक है ना। और इस गैस और लिक्विड को डिकम्पोज जब होके निकलता है तो ये टॉक्सिक लिक्विड जो होता है ना, ये टॉक्सिक लिक्विड ये परकुलेट कर जाता है, आपका ग्राउंड वाटर में परकुलेट कर सकता है, उससे कॉन्टामिनेशन हो सकता है, ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेशन हो सकता है। तो इसी के लिए रोकने के लिए ये 3 और 4 और ये भी आपका PYQ है सैनिटरी का। अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा, मान के चलो सारा PYQ है, सब आया हुआ है, ठीक है। ऐसे समझ के तब आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जगेगा, ठीक है। सारे आए हुए हैं, ये भी आया हुआ था, इसका 3-5 आंसर है PYQ अपना। अब देखो ये तो ठीक है, लेकिन हम इसको बताते हैं क्यों यूज़ करते हैं। जो बेंटोनाइट होता है ना, ये क्ले मिनरल होता है, ये क्ले मिनरल होता है, ठीक है। तो बेंटोनाइट होता है, क्ले मिनरल होता है। आपको बस इतना ही समझना है, ऐसे डीप में नहीं जाना है, बेंटोनाइट का सिविल में जा रहे हैं कि क्या करते हैं, इसका सैलरी का क्या करते हैं, ये सब नहीं। ब्यूटाइल रबर भी जो होता है, जो आपका ब्यूटाइल रबर भी होता है, ये भी आपको एज अ सीलेंट दिया जाता है। तो ये लोग क्यों डाला जाता है भाई, क्यों? क्योंकि ये सब क्या करते हैं ना, इसको परकुलेट होने से रोकते हैं नीचे। ये एक इम्परवियस लेयर है। देखो लाइम सैंड और फ्लाइज हटा दो, कुछ ना कुछ पोरोसिटी तो होगी है ना। तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो पोरस ना हो, ठीक है, जो इतना डेंस हो जाए कि उससे आपका जो लीचेट है वो परकुलेट करके नीचे ना जा सके, ठीक है ना। तो ये दोनों आपका बेंटोनाइट और ब्यूटाइल रबर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको लीचेट मूवमेंट को रोकने में मदद करता है, ठीक है। और ये आपको एक मतलब क्योंकि PYQ तो इसमें अब इसमें और क्लियर क्या मैं बताऊँ कि इतना डेंसिटी होता है, ये इतना ही आपको जानना चाहिए कि बेंटोनाइट और ब्यूटाइल रबर है, बेंटोनाइट क्ले मिनरल है, ये आपको जो इम्परवियस स्ट्रक्चर तैयार करता है, ठीक है, ताकि आपका जो लीचेट मूवमेंट है वो ग्राउंड वाटर तक पॉल्यूट होकर ना जा सके, ठीक है। नेक्स्ट, कैन यू अप्लाई प्लास्टिक और रबर बेस्ड डिस्पोजल के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? पायरोलिसिस यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ ऐसे तो लिख दिया है, कंपोस्टिंग जो होता है ना, कंपोस्टिंग उससे हम खाद बनाते हैं, मैंने बताया था, 20 रुपये पैकेट मिलता है, वर्मी कंपोस्ट को बोलते हैं। इंसिनरेशन मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओ। सेंट्री लैंडफिल है, लीचेट जो ऑक्सिक है वो जल बन जाती है, ये सारी लीचेट इसी में आता है लैंडफिल में, ये टॉक्सिक है, ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर सकता है। और पायरोलिसिस जो है वो बर्न इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ज़्यादा डिटेल में गया नहीं, ये तो मैं पायरोलिसिस में आता हूँ, देखो उसमें क्या क्या करते हैं पायरोलिसिस में थोड़ा सा। अभी मैंने आपको बताया कि पायरोलिसिस को भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। सबसेट है, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, बट ऐसा कुछ आ जाए क्वेश्चन कि इसी को ये बोलते हैं तो टिक मार देना, ठीक रहेगा, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। अब देखो इससे क्या होता है ना, पहली बात की मैंने आपको इसका प्रोसेस बताया कि ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं। ऑक्सीजन फ्री वर्ड लिख देगा आपको, रुको, ऑक्सीजन फ्री वर्ड लिख देगा, तो आपको लगेगा अरे यार फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है, नहीं भाई इंग्लिश है ये। ऑक्सीजन फ्री फंसे तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऑक्सीजन फ्री वर्ड है मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में है, ठीक है। ऑक्सीजन फ्री और नो ऑक्सीजन एक ही बात है, ठीक है। तो ये गलत करके आए थे 1-2 बच्चे, तो वो मैं उसका आपको बता देता हूँ, उस टाइम का जो चैट वगैरह चल रहा था। तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन फ्री मतलब एक एग्जाम में आया हुआ है ये ऐसा करके, तो ये नो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में आप जलाते नहीं हो, नो कम्बशन, ये काम हम नहीं करते हैं, नो कम्बशन। आप क्या करते हैं, हीट करते हैं,
ठीक है, आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, जलाते नहीं, कंबशन, कंबशन होगा तो हीट सिग्नेचर बढ़ेगा, कंबशन नहीं करते, इसको हीट करते हैं आप, ठीक है, तरीके से। जब आप उसको हीट करते हैं तो ये क्या होता है, इसका जो बायोपॉलीमर होता है वो टूटने लगता है, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपका डीके होने लगता है, इसे टूटने लगता है, ठीक है, बायोपॉलीमर आपका टूटने लगता है। तो इससे क्या बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड या आपको मान लो O2 वगैरह जो भी है, ठीक है ना। तो O2 हम इसमें नहीं देते हैं, कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन हम नहीं देते हैं, तो इसको हम बर्न नहीं करते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, इसी वर्ड को रिपीट कर रहा हूँ, बर्न नहीं करते, हीट करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। सारा पायरोलिसिस की बात चल रही है, याद रखना, पायरोलिसिस, ठीक है। इसका क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, और ये कुछ गैसेस प्रोड्यूस कर देता है ब्रेक डाउन होके थर्मल डिकम्पोजिशन से। कौन सा, CO2, मोनोऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन और जो भी एट्सेट्रा गैसेस है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कंबसिबल गैसेस में कन्वर्ट करता है, और बायोचार भी निकलता है इससे, इंड प्रोडक्ट बायोचार, ठीक है ना, और इसमें बायो ऑयल भी निकलता है, ठीक है। अब देखो, इसमें बायो ऑयल निकलता है, तो वो क्या करता है, जो पायरोलिसिस का जो प्रोसेस होता है, ये सारा उसको बाद में जाके ऐड भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी कि जो प्रोसेस पूरा पायरोलिसिस का क्या था, और इस चारों ऑप्शन को भी समझा, ठीक है ना। तो इससे आपको जो आंसर है कि प्लास्टिक और रबर वेस्ट के लिए हम लोग पायरोलिसिस यूज़ करते हैं, और ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। तो इंसलिनेशन और इसके बीच का की डिफरेंस तो आपको मालूम है, बट इसको एक बार आप देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, और उसके साथ क्या टर्म्स पर्टेनिंग टू द, अच्छा कौन कौन से टर्म्स लगते हैं इसके साथ। तो इंसिनरेशन के साथ क्या बिठाओगे, बताओ, इंसिनरेशन के साथ क्या बिठाओगे, रिक्वायर्ड प्री सॉर्टिंग, लिमिटेड टू स्पेशल वेस्ट एंड सिलेक्टेड मटेरियल्स, या आपको हाई ऑपरेशन, हाँ हाई ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, ये हम कर सकते हैं, इस सारे में इसका जो होता है ऑपरेशनल कॉस्ट हाई होता है। यार इंसिनरेट करोगे तो तुम एनर्जी सप्लाई करोगे ना, वहीं पे बात खत्म हो जाती है, एनर्जी सप्लाई करोगे जलाने के लिए, हाई ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है कि आपका सेंट्री लैंडफिल आता है, ठीक है, सेंट्री लैंडफिल आता है। तो सेंट्री लैंडफिल को हमें इसके लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ये हम करके देखते हैं पहले, ठीक है, ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अब आता है आपका कंपोस्टिंग, ठीक है। तो कंपोस्टिंग जब हम करते हैं, छोटे जैसे हम ही लोग घर में कंपोस्टिंग करते हैं, हमें क्या बार बार हमें बीच बीच में इसको क्या करना पड़ता है, सॉर्टिंग करते हैं, ग्राइंडिंग और टर्निंग वगैरह करते रहते हैं, यहाँ तक मुझे सही लग रहा है। उसके बाद आपको नेक्स्ट है साल्वेज बाय सॉर्टिंग, ठीक है। ये साल्वेज बाय सॉर्टिंग, साल्वेज मतलब उसका मूल्य निकालना, कोई भी चीज़ का सॉर्टिंग करके, तो स्पेशल वेस्ट तक ही लिमिटेड रहता है, ठीक है, स्पेशल वेस्ट तक, और कुछ सिलेक्टेड मटेरियल की हम सॉर्टिंग करते हैं। अगर हमारे पास कुछ स्पेशल वेस्ट है और सिलेक्टेड मटेरियल, तो उसको हम सॉर्ट करके अलग निकाल लेते हैं कि उसकी कोई अलग वैल्यू होगी, उसी को साल्वेज वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, कि वो बेच के या कुछ ऐसा करके हमें, या एनर्जी वैल्यू या कुछ भी हमें वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो स्पेशल वेस्ट और सिलेक्टेड मटेरियल से हमें कुछ स्पेशल वैल्यू मिलेगा, यानी साल्वेज वैल्यू मिलेगा, वही सी बात है। तो 3412 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, मिक्स हो गया। उसका नेक्स्ट आता है सैनिटरी लैंडफिल्स कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इन इंडिया, ठीक है। रीज़न बोलता था लीचेज फ्रॉम सैनिटरी लैंडफिल में पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर, ठीक है। ये गलत है भाई, ये तो यूज़ कर, ये तो 100% सही है, मैंने 10 बार तभी से बोल दिया। ये क्या है, सैनिटरी लैंडफिल्स कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड, ठीक है, इन इंडिया, मैंने ये बोला। तो भाई इंडिया में ये यूज़ करते तो हैं यार, अब परमिसिबल नहीं है, बट ये कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, इसका आंसर सी है, ये गलत है और ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एरोबिक मेथड ऑफ कंपोस्टिंग प्रैक्टिस इन इंडिया इज कॉल्ड, ठीक है। जो आप बोलोगे ये पहले से क्या है, ये जब ये मेरे पास पैड नहीं था ना, तो उस टाइम में ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो ऐसे मैं ट्राई करता था थोड़ा सा प्रैक्टिस कर करके, तो वही था ये। एरोबिक मेथड ऑफ कंपोस्टिंग प्रैक्टिस इन इंडिया इज कॉल्ड एरोबिक, इंडोर एरोबिक, इंडोर एरोबिक बता दिया मैंने, अन्ना, ठीक है, अन्ना बोलो, मतलब ये सही आंसर है, डी है सही आंसर इसका। मैंने याद करेंगे कि बेंगलोर मेथड को अन्ना ऐसे याद रखते हैं, एनारोबिक बेंगलोर में अन्ना रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कार्बन नाइट्रोजन, देखो ये सारा, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये भी PYQ है 9 नंबर,
ठीक है ना। ये सब PYQ मान के चलो भाई, ये सब PYQ मान के चलो, ठीक है, सब PYQ है आपके लिए। एक भी छोड़ोगे तो फिर उसकी गारंटी मैंने लूँगा। ये भी 9th भी PYQ है। तो देखो 9th में क्या है, देखो सबसे पहला हम आते हैं कि थोड़ा मैथमेटिकल चलते हैं, करेक्ट नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। ये कार्बन बाई नाइट्रोजन रेशियो को लेके इसमें से कौन सा चीज़ करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो चलो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लोअर इनिशियल C/N रेशियो, लोअर इनिशियल C/N रेशियो, पहले इसी पे काम कर लें। पहला स्टेटमेंट हमको क्या बोल रहा है कि C/N का लोअर रेशियो। ये लोअर रेशियो कब होगा, मतलब कि ये रेशियो कम कब होगा, जब नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, ठीक है, तब तो ये रेशियो कम होगा, ठीक है ना। अगर इसका न्यूमरेटर ही मैथमेटिक्स में चलो, ये एक रेशियो मैंने बताया यहाँ पे, अगर ये न्यूमरेटर ज़्यादा है, ठीक है ना, तब तो ये पूरे इस पूरे रेशियो की वैल्यू कम आएगी। तो वही बोल रहा है कि लोअर इनिशियल C/N रेशियो लीड्स टू लॉस ऑफ नाइट्रोजन। भाई लॉस ऑफ नाइट्रोजन कैसे, नाइट्रोजन तो ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, एंड स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ये स्लो डाउन कैसे कर रहा है, नाइट्रोजन ज़्यादा तो स्लो डाउन कैसे कर देगा, गलत है। हम सबको अच्छे से पता है कि एक पौधा या पेड़, उसका डेवलपमेंट में नाइट्रोजन का कितना बड़ा योगदान होता है। अभी आम का पेड़ जो है उसके लिए भी नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर वो देता है लेके, ठीक है। उसमें बोलता है नाइट्रोजन है आपको, नाइट्रोजन, तो हम जाते हैं तो दुकान वाला को बोलता है कि नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर ले जाइए, तो ब्लैक कलर का वो देता है, वो हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना, जब भी घर आते हैं तो आम के सीज़न में। तो ये वही चीज़ कह रहा है कि अगर आपका ये रेशियो कम है, ये अगर रेशियो कम है मतलब नाइट्रोजन ज़्यादा है, तभी तो ये रेशियो कम है। तो अगर नाइट्रोजन ज़्यादा है तो लॉस ऑफ नाइट्रोजन कैसे हो रहा है और स्लो डाउन रेट कैसे हो रहा है भाई। जो एक्सेस मान के चलो कुछ नाइट्रोजन है, कुछ एक्सेस नाइट्रोजन है, वो क्या होगा, सिस्टम से निकल जाएगा, ठीक है ना, अनयूज होकर सिस्टम से निकल जाएगा। लेकिन उससे स्लो डाउन कैसे हो जाएगा और लॉस तो नहीं, क्योंकि ज़्यादा है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है ना, इतनी सी आपको बात है। स्पीडी डिकम्पोजिशन होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ भी होगा, ठीक है ना। और ये मैंने बोला कि एक्सेस नाइट्रोजन है NH3 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, अमोनिया के फॉर्म में, ठीक है, लॉस्ट हो जाएगा, मतलब NH3 के फॉर्म में आपको लॉस्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, कहने की मतलब ये थी, ठीक है। तो अगर ये बाहर हो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ओडोर आपको थोड़ा सा आएगा और न्यूट्रिएंट लॉस होगा, न्यूट्रिएंट लॉस होगा। तो इससे ये नहीं होगा कि लॉस ऑफ नाइट्रोजन हो रहा है, भाई लॉस ऑफ नाइट्रोजन ऐसे नहीं हो रहा जैसा उसमें बता रहा है, और स्लो लॉस नहीं होगा, फास्ट होगा, कि अगर भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन है। तो आपका ए ही गलत हो गया भाई, ए ही आंसर है, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा था, ठीक है, ए ही आंसर है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, हायर इनिशियल, फिर से मैथमेटिक पे चलो, ये H/C/N ज़्यादा है, हायर रेशियो कब होगा, जब कार्बन ये ज़्यादा होगा, जब ये कार्बन ज़्यादा होगा यानी न्यूमरेटर ज़्यादा हो न्यूमरेटर कम होगा, तब ये रेशियो ज़्यादा होगा, यानी कार्बन ज़्यादा है, कार्बन ज़्यादा और नाइट्रोजन कम। यहाँ तक मैथमेटिक्स है, यहाँ तक कोई कुछ नहीं है सॉलिड लिक्विड, यहाँ मैथमेटिक्स है, कार्बन ज़्यादा है और नाइट्रोजन कम है, तभी तो ये रेशियो आपको ज़्यादा आएगा, न्यूमरेटर ज़्यादा रहेगा तभी तो रेशियो ज़्यादा आएगा, है ना। तो अब क्या होगा, नाइट्रोजन आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि कार्बन बहुत है। अब इतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर आपको फूड को तोड़ने के प्रोसेस में लगा दो, तो नाइट्रोजन कम है तो बैक्टीरिया को अच्छा अच्छा कम फील होगा, तो इसको क्या होगा, नाइट्रोजन जल्दी ख़त्म हो जाएगा, नाइट्रोजन क्या होगा, डिकम्पोज करने में जल्दी, क्योंकि कम है नाइट्रोजन, ठीक है। और जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, भूखा रह जाएगा, क्योंकि डिकम्पोजन कितना करोगे भाई, नाइट्रोजन तो उतना है ही नहीं। तो यही बोले फिर क्या हुआ, सेल डिस्ट्रक्शन और टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन, ये खुद को ही खाने लग जाएगा, ऐसा कुछ कह लो मतलब समझाने के लिए, लीड टू सेल डिस्ट्रक्शन टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन, कि अपने आप को खा लो भाई। तो ये तो सही है, मतलब ये सही है, न्यूट्रिशन के लिए कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन तो है ही नहीं। क्लियर एग्जाम्पल, हायर C/N रेशियो फिर से वही चीज़ होगी, हायर C/N रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है, लीड्स टू लोअर कंजर्वेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन कम रहेगा, लोअर कंजर्वेशन सही बोल रहा है, इनफिनिश्ड कंपोस्ट, ठीक है, कम रहेगा क्योंकि इसमें नाइट्रोजन हमेशा, ये भी सही है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत था इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है, तो आंसर इनका ए ही है, ध्यान रखना। इनिशियल रेशियो ऑफ 30-50 इज ऑप्टिमल फॉर कंपोस्टिंग, ये डेटा है कि ये कार्बन 30 और नाइट्रोजन का जो है 50 होना चाहिए, तो 30:50 के रेशियो में हमको कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो मेंटेन रखना है, किसके लिए, एक अच्छा कंपोस्ट के लिए,
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मैथमेटिक्स भी बता दिया आपको, उसी से सॉल्व हो जाता। ठीक है, लेकिन चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन इज यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट, अलग अलग टाइप के सॉलिड वेस्ट के लिए क्या है। देखो यहीं पे आता है, आपको ऑफिशियल क्लासिफिकेशन कहीं पे दे नहीं रखा है इसे, बट जब हम देखते हैं तो यहीं पे आता है आपका ऑफिशियल क्लासिफिकेशन, जो कि क्या है, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल और हजार्डस। ठीक है, आपका ये सी आंसर होता है। ठीक है, ये भी पी वाई क्यू, अरे ये सब पी वाई क्यू, मैं बार बार क्यों बोलूँ, 9 भी पी वाई क्यू, 10 भी पी वाई क्यू, इसीलिए बोला था कि ई एस सी का पी वाई क्यू कभी छोड़ने का नहीं। ये 36 के 36 मान के चलो आए आ गए थे। तो ये यूज़ फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या है, रेजिडेंशियल ऐसा नहीं है, फूड डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, लेकिन ये सब पार्ट है। लेकिन जो आपका फॉलोइंग कम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन बोल दिया है इज यूज्ड फॉर, तो आपको म्यूनिसिपल होता है, इंडस्ट्रियल होता है, हजार्डस होता है। अगर आप मेरे नोट्स के टॉप में गए होंगे, चलो आ ही जाते हैं, एक बार रुको, ये देखो, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल, हजार्डस, तो भाई ये था यार नोट्स में वो उससे है ना, तो ये था। अच्छा कहाँ गया भाई, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल, हजार्डस, ठीक है ना, ये बहुत पहले का नोट्स बनाया हुआ था, लेकिन था। अब चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी बेस्ट सुटेड फॉर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट, बता दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया आपको ये। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट कलेक्टेड एज फॉलोज, देखो ये भी आपका पी वाई क्यू है, ये भी आया था। तो देखो ये पूछ रहा है कि ऑर्गेनिक सॉलिड का कंपोजिशन किस किस में है। आपको तो ये पता होना पड़ेगा ना कि नाइट सॉइल में ऑर्गेनिक है कि नहीं, रबिश में ऑर्गेनिक होता है कि नहीं, डिबड़ी में ऑर्गेनिक होता है कि नहीं, गार्बेज में ऑर्गेनिक होता है कि नहीं, तभी ना आप बता पाओगे कि इसमें से किस में ऑर्गेनिक सॉलिड है, वही पूछ रहा है आपने, टोटल कितना ऑर्गेनिक सॉलिड है। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई। ठीक है, देखो अब इसमें क्या होता है, ये जो है ना आपका नाइट सॉइल, ठीक है, नाइट सॉइल, इसमें ऑर्गेनिक्स होता है, डिकम्पोजेबल होता है ना, ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक सॉलिड होता है, ये होता है इसमें, ये तो हमें मालूम है सर, हाँ ठीक है। ठीक है, गार्बेज होता है ना, इसमें भी ऑर्गेनिक सॉइल होता है, ऑर्गेनिक सॉलिड्स होता है। गार्बेज में क्या क्या आता है आपको याद है ना, वो फ्रूट पील्स वगैरह जो मैं बता रहा था, जो भी सड़ सके, गार्बेज को मैंने क्या बोला था, ऑल प्रोड्यूसेबल, ठीक है, सड़ने वाला, वही गार्बेज बोला था मैंने, तो जो सड़ेगा तो ऑर्गेनिक मैटर होगा, तभी तो डिकम्पोज होगा, तो इसमें भी ऑर्गेनिक सॉलिड है। ठीक है, तो इसी दोनों को जोड़ के आपका आंसर आ जाएगा, तो आपको कितना, नाइट सॉइल 35 है ना, और प्लस यहाँ पे कितना 40 है ना, 40, तो 4 3 7 75, 75 आंसर आपका होगा। ठीक है, ये तो आंसर हो गया भाई, 75 आंसर हो गया, लिखा नहीं है हटा दो, कोई बात नहीं है। रबिश और डिबरी मैंने आपको समझाया था, लेकिन फिर भी देख लो, रबिश वही है नॉन प्रोड्यूसेबल, जो ना सड़े, ठीक है ना, और इसमें एक्सेप्शन क्या होता है, ऐश होता है, राख, तो रबिश वो होता है नॉन प्रोड्यूसेबल, इसमें एक्सेप्शन आपको राख है, नोट्स में देख लेना, ऊपर में लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, ऑल कम्बसिबल, रबिश का अगर हम बात करें तो ये ऐसा आता है, और रबिश में नॉन प्रोड्यूसेबल तो है, लेकिन सारा कम्बसिबल भी आता है, ऑल कम्बसिबल, नोट्स में लिखा हुआ है, फिर से लिख देता हूँ। इसका क्या, जैसे पेपर हो गया ना, पेपर ईटीसी हो गया, पेपर हो गया आपको, फर्नीचर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, डिबड़ी सबको पता है, डिबड़ी क्या होता है, तो डिबड़ी जो आपको घर वर तोड़ते हैं, पुल गिर गया तो वो जो सीमेंट का वेस्ट होता है, डिमोलिशन वेस्ट, मतलब वो अलग होता है, लेकिन उसको बोलते हैं डिबड़ी उठा के ले जाओ, तो वो कचरा वही होता है। तो जो आपका रबिश है, रबिश है आर, और डिबड़ी है आर प्लस डी, तो इसमें ऑर्गेनिक्स नहीं होते, ऑर्गेनिक्स नहीं होते। ठीक है, आपका रबिश पर डिबरी में, रबिश और डिबरी में ऑर्गेनिक्स नहीं होते, इसको नॉन ऑर्गेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, समझ गए हम आंसर। बेंगलोर मेथड एंड इंदौर मेथड, बेंगलोर एनारोबिक होगा और इंदौर एरोबिक होगा, तो डिफिकल्ट डिफरेंस एज, डिफरेंट एज कैसे, डिफरेंट एज बेंगलोर मेथड इज एनारोबिक मेथड। ठीक है, रटने का ट्रिक भी बताया है, अन्ना याद रखना। बेंगलोर में कौन रहते हैं भाई, बेंगलोर में मेरा भाई रहता है, भाई को अन्ना बोलते हैं वहाँ पे, अन्ना, एनारोबिक। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द टर्म पायरोलिसिस, कहीं है बिना ऑक्सीजन का,
प्रेजेंस तो नहीं होगा। ऑक्सीजन फ्री, देखो यहाँ पे वही वर्ड यूज़ कर लिया ना, ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर, तो ये वही है कि नहीं है, तो 14 का ये आंसर हो गया। ए भाई, क्या पूछा है? पायरोलिसिस। ठीक है, सॉलिड वेस्ट इज हीटेड इन क्लोज कंटेनर्स इन ऑक्सीजन फ्री, ये तो ठीक बात है। सॉलिड वेस्ट इंसिनरेटेड इन प्रेजेंस ऑफ, नहीं गलत है। वेस्ट वाटर इज डिजॉल्व सॉलिड वेस्ट, नहीं, हाँ ये आंसर है 14 का, ये ठीक है, कोई गड़बड़ाना नहीं। द टर्म रिफ्यूज जनरली डज नॉट एक्सक्लूड एक्सक्रीटा। ठीक है, रिफ्यूज में ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं होता, ये भी पी वाई क्यू है आपका, सब पी वाई क्यू है, अब आपसे नहीं बोलूँगा, ठीक है, ये सारे पी वाई क्यू है। द टर्म रिफ्यूज जनरली डज नॉट इंक्लूड एक्सक्रीटा, जो रिफ्यूज है उसमें एक्सक्रीटा नहीं आता है। एक्सक्रीटा क्या हो गया आपका, पॉटी का बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कंपोस्टिंग इज मोस्ट 16 कॉमनली यूज प्रोसेस फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। मोस्ट कॉमनली यूज प्रोसेस, बात तो आप कर रहे हैं भाई साहब सही, आसानी से तो कंपोस्टिंग ही कर रहे हैं, मोस्ट कॉमनली यूज भी यही है। ठीक है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, उससे खाद बन जाता है, ठीक लग रहा है। बेंगलोर मेथड इज कॉमन एनारोबिक मेथड, बिकॉज नहीं लगाएंगे, ये तो अलग ही चीज़ हो गया। बेंगलोर मेथड इज कॉमन एनारोबिक मेथड यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कन्वर्शन ऑफ, एनारोबिक है तो ये तो ठीक बात है, ठीक है, यूज फॉर बायोलॉजिकल कन्वर्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट, हाँ ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है। ये नहीं लगाएंगे ना, बिकॉज लगा के पढ़ो तो, सॉलिड वेस्ट बिकॉज बेंगलोर नहीं अलग है ये, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आपके लिए बस इतना समझना। डेंसिटी सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स वेस्ट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय एयर क्लासीफायर, कर सकता है, ठीक है। डेंसिटी को अलग अलग, जो एयर, हम जो हैवी एयर अगर ब्लो करेंगे, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, अलग अलग पार्टिकल को उड़ा के अलग अलग जगह सेटल करेगा, डेंसिटी सेपरेशन। मान के चलो ना यार, ऐसे एयर क्लासीफायर का मैं एग्जांपल मस्त बताता हूँ। अगर मैं सही हूँ तो ये थ्रेसर मशीन चलता है गाँव सब में, ठीक है ना, थ्रेशर मशीन चलता है, तो वो नहीं, वो देखा होगा, मतलब फटकते रहते हैं जो हैवियर सॉलिड्स हैं, जो हैवियर सॉलिड्स होता है, चावल या गेहूँ जो भी रहता है, वो क्या होता है, वो ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे हवा में उसको हम लोग फेंकते रहते हैं, ठीक है, तो वो जो हैवियर है वो नीचे आ जाता है, और जो सो छिलका सब है वो उधर उड़ जाता है, हमें यहाँ पे अपना अनाज मिल जाता है। यही थ्रेशर मशीन करता है ना, वही बोल रहा है। डेंसिटी सेपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय एयर क्लासीफायर, हवा फूक के। या घर में ना डगड़ा होता है हम लोग के बिहार में, मैं बताता हूँ, ऐसे डगड़ा होता है, डगड़ा, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे डगड़ा होता है, ठीक है, बांस का वो बना होता है, ऐसे ऐसे रहता है, इस पे इसको डगड़ा बोलते हैं। इसमें हम लोग घर में यूँ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसमें अगर मान के चलो कि कोई जैसे मसाला या आया या कुछ कोई ऐसा मान के चलो सरसों का वो आया, उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिक्स होती है, या कुछ गिट्टी मिला होता है, या कोई चावल आया उसमें कुछ गिट्टी मिला हुआ, कुछ इम्प्योरिटी मिक्स होती है, हम लोग के घर में क्या करते हैं, मम्मी लोग इसको फटक देती है, फटकती हैं, तो वो क्या करती है ऐसे फटक के, वो तो मैकेनिकल होता है, तो जो हेवियर होता है वो तो रह जाता है यहाँ पे, और जो लाइटर होता है वो हट जाता है इसमें से। कुछ कुछ वैसा ही चीज़ है, मतलब जस्ट थोड़ा सा वो फील लेने के लिए समझा रहा हूँ, तो पहले तो ठीक बात है, ठीक है। उसके बाद आयरन रिकवरी फ्रॉम सॉलिड वेस्ट कैन बी डन बाय मैग्नेटिक सेपरेटर्स, ये तो सबने देखा होगा यार, वो लैंडफिल साइट्स पे चुंबक लटका के वो क्रेन घूमता रहता है, तो जो भी आयरन है वो ऐसे 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 चिपक जाता है, ऐसे ऐसे क्रेन रहता है, ये मैं क्रेन बनाता हूँ, क्रेन का ऐसा चक्का रहता है, ऐसा सा जो टैंक में लगा रहता है ना, मूवर वाला चक्का, ये आपका यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, और ये आपका क्रेन है, ठीक है, और क्रेन ऐसे यहाँ पे हाइड्रोलिक से चल रहा है, यहाँ पे ऐसे एक चुंबक लटका के रखता है, ये आपका चुंबक है, ये चुंबक है, तो ये यहाँ पे पूरा कचरा फैला हुआ है, तो जो भी सॉलिड है यहाँ इसमें चिपकने लगता है आयरन, ठीक है, जो भी आयरन है उसमें चिपकता है, जो आयरन उठा के ये अपना इसको अलग से सेग्रीगेट कर लेता है, ठीक है, यही चीज़ हो रही है, ठीक है, बता रहा है। एल्यूमिनियम सेपरेशन फ्रॉम सॉलिड वेस्ट कैन बी एक्चुअली, हाँ एडी करंट सेपरेटर, अगर आपने हम बीपीएससी यही की तैयारी की होगी तो उसमें है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में, ये आप पढ़े हो कि ईडी करंट सेपरेटर से ये आपका, और एल्यूमिनियम बनता भी वैसे ही है, ठीक है ना, उसका कुछ ईडी करंट का यूज़ होता है, तो 1 2 3 दोनों तीनों करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से सही है, हिसाब से नहीं सही ही है। 18 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंजर्व एनर्जी मोर एफिशिएंटली इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड ऑयल,
कंजर्व एनर्जी मोर इफिशिएंटली कंजर्व होता है। पायरोलिसिस है, मैंने अभी आपको बताया था, इसमें गैस और ऑयल भी बनता है, ठीक है, और जो उसको हम दोबारा उसी प्रोसेस के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, दैट इज़ कंजर्व एनर्जी मोर एफिशिएंटली, ठीक है। ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ब्रिंग्स अबाउट द हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स इन इंडिया, ठीक है भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे हिसाब से, मुझे याद नहीं है ये आया कि नहीं, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर नहीं आया तो, ठीक है। कि इंडिया में ऐसी कौन सी बॉडी है, हजार्डस मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स ऑफ इंडिया में, ये कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, ठीक है ना, तो ये देखती है मिनिस्ट्री ऑफ, मेरे हिसाब से 19 का आंसर बी है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट देखती है, ठीक है। इसमें कोई डेटा नहीं है, कौन मिनिस्ट्री हैंडलिंग करती है वो बताना है बस। द डेली कवर ऑफ MSW, द डेली कवर ऑफ MSW म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, डेली कवर कंपैक्टेड सॉइल डालते हैं। मैंने आपको बार बार ऊपर बताया था कि जो लैंडफिल हम बनाते हैं उसमें हम लोग अर्थ यूज़ करते हैं, अर्थ वही है हमारा मिट्टी, मिट्टी को ही कॉम्पैक्टेड सॉइल बोल लो, जो बोल लो, ये तीनों का यूज फिलहाल ये सब इतना ज़रूरी नहीं है यार। बेंगलोर इन इंदौर प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग विच आर द फॉलोइंग, बोथ एनारोबिक नहीं है, बोथ एरोबिक नहीं है, बेंगलोर एनारोबिक पहले जिसमें आ रहा वही आंसर है, ठीक है, ठीक है। चलो 22, ये सॉलिड वेस्ट सैंपल हैज़ बीन सेग्रीगेटेड, एक सॉलिड वेस्ट सैंपल है, ठीक है, हमने उसको सेग्रीगेट किया, अलग अलग किया, उसका कंपोनेंट अलग अलग किया, वन ऑफ द कंपोनेंट हैज़ बीन सब्जेक्टेड एलिमेंटल एनालिसिस, मतलब एलिमेंटल एनालिसिस मतलब उसका, उसमें कितना हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसका केमिकल कंपोजिशन बोल लो, हम जान रहे हैं, उसी को हम एलिमेंट्री एनालिसिस बोल देते हैं, केमिकल कंपोजिशन बना हुआ है। द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस परसेंट बाय मास रिवील्ड, इतना बता रहा है इस वेस्ट सैंपल में 40% कार्बन है, 6% हाइड्रोजन है, 44% ऑक्सीजन है और 0.3% नाइट्रोजन है। तो ये बोलता है ये है क्या भाई, तो ठीक है, क्यों आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसका आंसर है पेपर एंड कार्डबोर्ड वेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसका एक डेटा शीट आता है पूरा, उसमें लिखा रहता है कि जो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग केमिकल कंपोजिशन लिखा हुआ है, तो ये जो केमिकल कंपोजिशन है वो इससे मैच करता है ऑप्शन बी से, दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि अब 10 को का आप चार्ट याद नहीं कर पाओगे, तो ऐसा क्वेश्चन आए तो सेम आए तो टिक मारेंगे, नहीं आए तो उसको नेगेटिव मार्किंग इज नॉट इन द एग्जामिनेशन, सो यू कैन टिक द करेक्शन आंसर एंड मूव ऑन एलिमेंटल एनालिसिस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following parameters is included in the routine characterization of waste for the physical composition, 23rd, उसमें क्या है पूछ रहा है, इंक्लूड रूटीन करेक्टराइजेशन के लिए वेस्ट के लिए कौन सा पैरामीटर यूज़ करते हैं फिजिकल कंपोजिशन जानने के लिए, ठीक है ना, तो इसका हम एनर्जी वैल्यू देखते हैं, ठीक है, और कोई पैरामीटर नहीं है, एनर्जी वैल्यू इज़ द सोल पैरामीटर, ठीक है, जो हमें वेस्ट के फिजिकल मतलब हम वेस्ट को इवैल्यूएट इसी से करते हैं कि इसको इंसिनरेट करेंगे तो कितना एनर्जी वैल्यू मिलेगा, पैरालिसिस करेंगे तो कितना एनर्जी वैल्यू मिलेगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कुछ तो वैल्यू मिलना चाहिए ना, ठीक है। रूटीन करेक्टराइजेशन में हम यही देखते हैं कि इसका एनर्जी वैल्यू क्या है, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज डिस्पोज ऑफ इन द ट्रांसपोर्ट सेफ फैसिलिटी, ठीक है, सेफ डिस्पोजल ट्रांसपोर्ट सेफ डिस्पोजल फैसिलिटी TSF टू कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ये तो ठीक है, ठीक है। द ऑर्गेनिक्स म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय वाटर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग, ये भी ठीक है। हाँ देखो भाई, थोड़ा सा क्या होता है ना, कॉन्ट्राडिक्शन होता है कहीं कहीं, बट वो स्टेटमेंट ठीक है। द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज कंपोस्ट बाय वाटर, ठीक है, मॉइस्चर रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि पानी डाल दी और वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, नहीं, मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर रहता है भाई, कुछ परसेंट मॉइस्चर आपको रिटेन करना पड़ता है, वही बात है। फॉर एनारोबिक डिकम्पोजिशन, एरोबिक लिखा हुआ है, देखो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, एरोबिक है, कंपोस्टिंग ऑफ रिफ्यूज इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ मैंडेटरी, ठीक है ना, मैंडेटरी टू मेंटेन द C/N रेशियो बिलो 50 एंड 60, ये नहीं, गलत है भाई, ये नहीं होगा, ये 50 एंड 60 नहीं है, ये आपको 30 से 50 करते हैं, पहले भी डिस्कस हुआ था, ये गलत हो गया तो उसका डी आंसर होगा, अगर गलत हो गया है तो ये सही होगा, जो भी है ये। C/N रेशियो इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, येस, इन कंपोस्टिंग,
कार्बन और नाइट्रोजन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपोस्ट की। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एज अ लॉस ऑफ नाइट्रोजन इज टू बी प्रिवेंटेड, कि नाइट्रोजन का हमें लॉस ना हो, एंड मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ द नाइट्रोजन कंपोस्ट इज टू बी प्रिजर्व। भाई नॉर्मल स्टेटमेंट है, कुछ इसमें बताने लायक नहीं है। कंपोस्टिंग इज बेसिकली 26 ए ट्रीटमेंट मेथड फॉर इनऑर्गेनिक वेस्ट फॉर ए कंपोस्ट। इनऑर्गेनिक वेस्ट बोल रहा है तो आपको क्या लगता है भाई, है कि हम फंस जाएंगे ये लिख दिए तो? है बार बार बोला है ना कंपोस्टिंग में सड़ने वाला डिकम्पोजेबल, तो वो क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है ना, जैसे कि फ्रूट पील, ठीक है ना, ऑनियन पील, ये सब होगा। ये गलत है, ये सही है। Which of the following help to prevent water pollution due to land disposal of waste? Which of the following help to prevent water pollution due to land disposal of waste? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, प्रॉपर कंसल्टेशन ऑफ वेस्ट टू रिड्यूस पोर स्पेस एंड परमिएबिलिटी। पूछा क्या है, हेल्प टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम लैंड, ज़मीन पर हम अगर कचरा फेंक रहे हैं, लैंड डिस्पोजल कर रहे हैं, कचरा फेंकना नहीं, लैंड पे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कर रहे हैं, लैंड फिलिंग कर रहे हैं, तो ऐसा क्या करें कि हमें वाटर पॉल्यूशन से हम बच जाए। तो क्या हुआ, प्रॉपर कंसल्टेशन ऑफ वेस्ट टू रिड्यूस प्रोडक्ट, ठीक है। पोर स्पेस कम कर दो भाई, इन्फिल्ट्रेट। पोर क्या है, छेद, जैसे ये मिट्टी का स्ट्रक्चर है, यहाँ से परकुलेट करे, इसको हमको डेंस करके पोर बंद कर देना है, रिड्यूस पोर स्पेस, तो ठीक बात है। परमिएबिलिटी मतलब परमिएबल मतलब अंदर में पानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। डिस्पोजेबल और इम्परवियस स्ट्रेटा जैसे ही लिख दिया तो करेक्ट हो गया कि इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, एक ही बात लिख रहा है, रिड्यूस पोर स्पेस, ठीक है। डिस्पोजल और इम्परवियस मतलब जिन चीज़ ना जा सके, एक ही चीज़ है। लेयर ऑफ इम्परवियस सॉइल, फिर से भाई वही लिख दिया जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। 27 का भी सी है। एरोबिक कंडीशन इन कंपोस्टिंग ऑफ रिफ्यूज़, एरोबिक कंडीशन इन कंपोस्टिंग ऑफ रिफ्यूज़, ठीक है, कैन बी कंफाउंड बाय टेम्परेचर मेजरमेंट, ठीक है, बिकॉज एरोबिक रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ये तो हमको मालूम है कि एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि ऑक्सीजन के कंटेंट में रहता है, इसको पूरा ऑक्सीजन मिलता है ब्रेक डाउन होने के लिए। ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ेगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, फास्ट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो एक्सोथर्मिक कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है, एरोबिक रिएक्शंस इन कंपोस्टिंग ऑफ रिफ्यूज कैन बी कन्फर्म्ड बाय द टेम्परेचर मेजरमेंट बिकॉज एरोबिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक, ठीक है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर एरोबिक रिएक्शन अगर कंपोस्टिंग में हो रहा है, रिफ्यूज़ का हम कंपोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम ये बता सकते हैं क्योंकि उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें एरोबिक कंडीशन जो है मेंटेन्ड है, ठीक है ना। क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिएक्शन फास्ट होता है, उसको पूरा ऑक्सीजन मिलता है मतलब अपना माइक्रोबियल रिएक्शन करने के लिए। उससे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और एक्सोथर्मिक होता है। तो ये बताता है हमको कि भैया टेम्परेचर मेजरमेंट हम कर रहे हैं और कंडक्शन जो एरोबिक कंडीशन है वो मेंटेन्ड है। यही था ये क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से ये आंसर, क्योंकि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 1 का स्टेटमेंट 2 कर रहा है। 29 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैरालिसिस, ठीक है। अब देखो पैरालिसिस में, ठीक है मैंने बताया कि ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं, ठीक है, इरिवर्सिबल है मतलब वापस वैसा नहीं बना सकते। नो प्री स्टेटस मतलब वापस, तो इरिवर्सिबल केमिकल चेंज है, ठीक है ना, तो ठीक है। रेंज ऑफ टेम्परेचर 500 से 1000 सेंटीग्रेड, देखो 500 तक तो बोलते ही हैं लेकिन ये ग्रेटर देन इक्वल टू 500 है, मतलब 500 है तो ठीक है, ये दूसरा भी ठीक है। इंटरनल हीटिंग काउजेज ऑर्गेनिक मैटर टू डिकम्पोज, यस हीटिंग काउज करती है ना कि कंबशन, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज फिजिकली एंड केमिकली रेदर देन बर्न, ठीक है, तो ये तीसरा भी ठीक लग रहा है। हाइलो एक्सोथर्मिक एरोबिक होता है, पैरालिसिस में हम लोग एरोबिक कंडीशन यूज़ करते हैं, तो एक्सोथर्मिक नहीं है, ये इंडोथर्मिक मतलब एक्सोथर्मिक नहीं है, बस इतना समझो। तो फोर्थ करेक्ट है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ गई, मैं बताना चाहूँगा, बताना ही है मुझे। देखो ये ना एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होता है ना पैरालिसिस, तो मुझे तो पता लग गया। तो पैरालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है, पैरालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट सिग्नेचर कम होता है। क्यों? क्योंकि कंबशन नहीं हो रहा है, आप समझ रहे हो ना, इसको मैं बताऊंगा, कंबशन नहीं हो रहा है, नो कंबशन, इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। ऐसे आसान बिल्कुल वर्ड में तोड़ना, बिना जलाए तोड़ना, ठीक है, नो कंबशन बट हीटिंग।
अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे बहुत कितना मस्त चीज़ याद आया। अभी आपका फाइट चल रहा है यूएसए वर्सेस ईरान का। ये जो एक्सोथर्मिक वाला मैंने बोला ना, पायरोलिसिस में हीट सिग्नेचर कम होता है, क्योंकि इसको हीट हम करते हैं बट जलाते नहीं है, ज्वलनशील। कम्बसन अलग चीज़ है, पेट्रोल जल रहा है, कम्बसन है। तो एक अब यूएसए वर्सेस आपका चल रहा है, अरे इसराइल, और आपका ईरान चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यूएसए के एक फाइटर था, जेट था। मुझे बहुत इंटरेस्ट है डिफेंस में, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है ना मुझसे, ए टू जेड सारे राइफल्स का नाम, सारा जेट का उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, डिफेंस में जितनी मूवीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसमें यूएसए का एक आपको F-35 लाइटनिंग था, जहाज़ था। बोला कि इस पे $400 बिलियन खर्च किए थे यूएसए ने। तो ये लॉकहीड मार्टिन करती है ना, लॉकहीड मार्टिन कंपनी है, मैंने यूट्यूब पे फॉलो भी कर सकते हो, है चैनल इसका। लॉकहीड मार्टिन ये है, वो ये बनाती है। तो इन्होंने क्लेम किया है, ठीक है, और वो वीडियो भी जारी की है, ईरान की तरफ से जारी हुई थी IR.com ने ट्विटर अकाउंट पे। तो ये बता रहे थे कि देखो भैया, हमने क्या किया है, इनका जो एक बहुत ही एडवांस फाइटर जेट था, 5th जनरेशन है ना, 6th जनरेशन तो भी बना ही रहे होंगे लोग, हाँ, 5th जनरेशन फाइटर जेट है इनका, और यूएसए का F-35, उनको हमने मार गिराया है, और सिर्फ हीट सिग्नेचर पकड़ के मार गिराया है, ठीक है। तो कहने की बात है कि जिसका इतना खर्च किया हमने जिस प्लेन के डेवलपमेंट में, उसका हीट सिग्नेचर पकड़ा कैसे गया? क्योंकि यूएसए के जो जेट होते हैं, आप देखना मैं बताता हूँ, बहुत कुछ जैसे स्टील है, तो स्टील कैपेबिलिटी ध्यान देती है, स्टील मतलब वो पकड़ा ना जाए रडार में, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ इसी से रिलेटेड है कि हीट सिग्नेचर कम होता है। वो देखो उसमें है, अब ईरान में एक आपको रशिया का जेट आता है, रशिया का शायद 4.5 जनरेशन फाइटर है, 5th वो लोग एक्चुअली लाए नहीं अभी तक। Su-35M की आई है ना, सुखोई, ठीक है, वो है। इसमें क्या होता है ना, आप जैसे ये अपना यूएसए का फाइटर जेट है, ठीक है ना, ऐसे बनाए हम लोग, ऐसे ऐसे बनाए फाइटर जेट है, मान लो इसके पीछे जो जो जलता है ना, याद है, वो कंबसन चेम्बर होता है यहाँ पे, जो उसको लिफ्ट देता है, लिफ्ट या बोलो उसको पावर देता है आगे बढ़ने की, इसमें येलो फ्लेम रहता है, ठीक है ना। और जो रशिया वाला देखा होगा आपने Su-35, इसमें पूरा वैसा फ्लेम रहता है। पहले फाइटर जेट बनाने दो यार, ठीक है, ये फाइटर है। इसका जो फ्लेम रहता है रशिया का वाले का, ये रहता है जैसा हम लोग का एलपीजी जलता है ना, बिल्कुल ब्लू, ठीक है, बिल्कुल ब्लू रहता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझते जाओ, कोई फालतू चीज़ नहीं है। बिल्कुल ब्लू जलता है जैसे हमारे घर में एलपीजी जलता है, ठीक है, बिल्कुल ब्लू। ब्लू मतलब क्या होता है? कंप्लीट कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो गया। उन्होंने अपना जो उनका जो फ्यूल है वो ऐसे जगह कंसंट्रेट किया कि उसका कंप्लीट कंबशन हो जाए, हमको हीट थ्रस्ट ज़्यादा मिले, थ्रस्ट ज़्यादा मिले, हीट तो आएगा ही, हीट सिग्नेचर बहुत होगा। तो जब ये कंप्लीट कंबशन होगा तो इसका भयानक हीट सिग्नेचर होगा, हीट सिग्नेचर इसका बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। कंप्लीट कंबशन होगा, इसीलिए उसकी ब्लू फ्लेम रहती है। तो ये रडार में पकड़ा जाता है, ठीक है ना, रडार में पकड़ा जाता है। लेकिन जब ये F-35 होगा तो इनका येलो फ्लेम आता है, मतलब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और येलो फ्लेम आता है इनकम्प्लीट जब आपका गैस खत्म होने लगेगा एलपीजी घर में, तो येलो येलो आने लगेगा, समझना गैस खत्म हो रही है और अब इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हीट, बेशक उसको थ्रस्ट कम मिले, लेकिन इसका क्या होता है, हीट सिग्नेचर कम हो जाता है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन है, वहाँ पे कंप्लीट कंबशन था, तो हीट सिग्नेचर इसका डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये रडार के पकड़ में नहीं आता है, रडार तो हीट सिग्नेचर पकड़ता है। लेकिन ईरान ने क्लेम किया और वीडियो भी जारी कर दिया, ये सबसे ज़्यादा एडवांस फाइटर के इन्होंने मार गिराया है, ऐसा क्लेम किया गया है, और वीडियो भी डाली गई है, ठीक है ना। ऐसा क्लेम्ड है, अभी तक हुआ क्या नहीं हुआ तो जो भी है। तो यहीं पे वहाँ यहाँ भी पैरालिसिस में यही चीज़ बता रहे थे कि भाई हम कंबसन नहीं कर रहे हैं, आते हैं टॉपिक पे, कि कंबसन नहीं कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं इसको इंटरनली, और हीट से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यानी तोड़ेंगे उसको, तोड़ेंगे, उसमें बायो ऑयल निकलेगा, उसमें बायो चार निकलेगा, ठीक है, उसमें आपको और भी गैसेस निकलेंगे जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यही 1 2 3 सही था, और एक्जोथर्मिक नहीं है। थोड़ा सा रिलेट करके बताया, इंटरेस्टिंग लगेगा तो देखना, नहीं तो स्किप कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सर्टेन म्यूनिसिपल सॉइड दिया हुआ है, तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, कुछ नहीं चाहता है क्या हमसे बताना, ठीक है।
म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोजिशन पूछ रहा है, क्या क्या होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर को 30 है, तो उसका पूछ रहा है आपसे, म्यूनिसिपल वेस्ट कंपोजिशन पूछ रहा है। तो देखो, पहली बात तो यहाँ पे 63 लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो इसको देखो ना, टोटल वेट निकालो कितना है। ठीक है ना, 10 प्लस 35 और 20 35, चारों को ऐड कर दो तो क्या आएगा, ये आएगा आपको 100। और ड्राई वेट अलग से निकाल दो, तो ड्राई वेट कितना आएगा, 63 प्लस 30, सॉरी सॉरी, ये ठीक था भाई, 3, ये 3 सही था। ठीक है ना, ये इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, 20 10 30 30 60 और 63, सूखा इतना और टोटल इतना। तो इसको में इतना माइनस करोगे तो हमारे पास क्या, कौन सा वेट आ जाएगा, हमारे पास मॉइस्चर वाला वेट आ जाएगा। देखो टोटल है ना, टोटल टोटल 100 है वेट, उसमें से हम सूखा पोर्शन बाहर निकाल दिए, ऐसे समझो आसान भाषा में, सूखा पोर्शन बाहर निकाल दिए तो हमारे पास 100 माइनस 63 हटा दिए, ये 100% सूखा है ना, 63% सॉरी सूखा है ना, तो टोटल में से हम सूखा वाला बाहर निकाल दिए तो हमारे पास कितना बचा, गीला, यानी जो मॉइस्चर कंटेंट है हमारे पास कितना बचा, 37 परसेंटेज में निकालोगे तो 37% ही आएगा। ठीक है, यही आएगा, तो 37% आंसर है। वो ये पूछ रहा था मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे, हाँ ये पूछा तो ये तो रहा, मॉइस्चर कंटेंट पूछ रहा है, विल बी 37% है, ये नहीं आया था। ठीक है ना, तो क्या पता भाई। उसके बाद 31, द फील्ड कैपेसिटी ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज द टोटल मॉइस्चर दैट कैन बी रिटेन इन अ वाटर सैंपल अगेंस्ट ग्रेविटी। फर्स्ट है ना, बेसिक डेफिनेशन है, फील्ड कैपेसिटी का इरिगेशन में भी पढ़ते हैं, तो ये तो ठीक बात है, पहला तो स्टेटमेंट सही है। द फील्ड कैपेसिटी ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इन डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ लीचेट। हाँ, वो कितना मॉइस्चर, देखो फील्ड कैपेसिटी किससे रिलेट किया, मॉइस्चर से। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी, कैपेसिटी मॉइस्चर रिलेटेड है, तो फील्ड कैपेसिटी ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज क्रिटिकल इंपॉर्टेंस की वॉल्यूम लीचेट का। ठीक है, क्यों भाई, क्यों, क्योंकि इस म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में कितना मॉइस्चर आ रहा है, आपको वही बताया ना, मॉइस्चर आपको मतलब लीचेट में कन्वर्ट होके और वो ग्राउंड में चला जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से ना ए आंसर क्यों नहीं होना चाहिए था 31 का, अगर हम बिकॉज लगा के पढ़ें तो। द फील्ड कैपेसिटी ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज द टोटल मॉइस्चर दैट कैन बी रिटेन इन, ठीक है, डेफिनेशन, बिकॉज द फील्ड कैप, नहीं नहीं नहीं, अलग अलग है, नहीं, ये एक डेफिनेशन है और एक बोल दिया है कि इसमें मतलब जो लैंड फिल्स में, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ लीचेट बताने के लिए मॉइस्चर कंटेंट को करना, हाँ तो ठीक है, इंटर रिलेटेड तो नहीं है, बी आंसर ठीक है। 32, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और एक होता है अल्टीमेट एनालिसिस, कैरिड टू डिटरमाइन मॉइस्चर कंटेंट, वोलेटाइल मैटर एंड फिक्स कार्बन। ठीक है, ये 32 का मेरे हिसाब से ठीक लिखा हुआ है ये। देखो तो आप इसमें दोबारा मैं लिखूंगा नहीं, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस हम क्या करते हैं, उसमें हम मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं, आपको याद करना है बस ये, वोलेटाइल मैटर हम दिखाते हैं और फिक्स कार्बन दिखाते हैं। ये जब हम करते हैं तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करते हैं, या मोटा मोटा बोल दो, ठीक है, मोटा मोटा बोल लो कि ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन जो अल्टीमेट एनालिसिस है उसमें हम क्या देखते हैं, केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। बात है कि लिखूं क्या, ये ऑलरेडी लिख ही दिया है भाई ये सारी चीज़ें के लिए, और अल्टीमेट एनालिसिस में केमिकल कंपोजिशन लिखते हैं और एनर्जी वैल्यू भी देखते हैं, उसको हम अल्टीमेट एनालिसिस बोलते हैं। केमिकल कंपोजिशन मतलब क्या, कार्बन, नाइट्रोजन, H2, एस, सल्फर, ये सब देखते हैं। तो ये दोनों ठीक है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बोल सकते हैं, तो अलग अलग चीज़ का डेफिनेशन है, तो 32 का भी आंसर करेक्ट। ठीक है, 33, इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट यूटिलाइजेशन इज अचीव्ड बाय, कैसे। देखो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना 33 है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, रिकवर, रिसाइकिल और रिप्रोड्यूस। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को खुद से चेक करना। ठीक है, इस क्वेश्चन का तो आंसर सी है ही, हम लोग जो पढ़ते हैं मतलब जो PYQ में भी आया है, वो एक मतलब डेफिनेशन आया था 3R का, तो 3R का डेफिनेशन और ये तीनों अलग चीज़ है। वो होता है आपको रिड्यूस, ठीक है, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, अब आप मुझे बताना कि क्या ये सही है, और इस 33 का मेरे हिसाब से ये सही है, तो क्या ये सही है या मुझे और इसमें करेक्शन करना है, कमेंट सेक्शन में आपका इनपुट चाहिए होगा।
35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोबिक मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन सॉलिड वेस्ट। एरोबिक मेथड पूछ रहा है क्या है, तो एरोबिक मेथड तो कंपोस्टिंग ही होगा ना यार। सेंट्रल लैंडफिल में ढक देते हैं, खत्म इंसिनरेशन। देखो, डिकम्पोजिंग सॉलिड वेस्ट और ओपन डंपिंग। अब तुम बोलोगे भाई इंसिनरेशन में ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, ओपन डंपिंग में भी ऑक्सीजन देते हैं, इसमें भी ऊपर में रहता है, तो ये कंपोस्टिंग पर टिक क्यों मार रहे हैं, है ना। एरोबिक मेथड ऑफ डिकम्पोजिंग सॉलिड वेस्ट, तो कंपोस्टिंग इस सारे में से सबसे जो एक्यूट इसका आंसर है वो कंपोस्टिंग ही है, ठीक है। क्यों है भाई, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन मेथड है, ठीक है, ठीक है, और इकोलॉजिकली भी अच्छा है, हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं करता है, ठीक है। ये कुछ नुकसान कर देता है, ओपन डंपिंग कुछ नुकसान कर देता है, फ्लाई ब्रीडिंग की प्रॉब्लम्स आ जाती है, सेंट्रल में कुछ नुकसान कर देता है। तो ऐसे इस हिसाब से इस क्वेश्चन को देख के इसका आंसर कंपोस्टिंग है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, तो इसीलिए आंसर है। तो आप अगर इसको एक बार दोबारा चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसका आंसर बी है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द वेस्ट फ्रॉम कॉमन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है, सच एज सॉल्वेंट दैट हैन बी यूज्ड इन क्लीनिंग। सॉल्वेंट का बात किया, कौन सा लिस्ट में आता है, जो क्लीनिंग में यूज़ होता है डिकल, तो 35 जो है वो सॉल्वेंट आपका एफ में आता है। एफ लिस्ट देखो, एक है आपका कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन आता है, ठीक है, इसमें 4 लिस्ट होता है, ठीक है ना। उन 4 लिस्ट में आपको यही है एफ के पी यू, तो एफ में क्या आता है आपको देख लो, हजार्डस वेस्ट, ठीक है, हजार्डस वेस्ट आता है, और सॉल्वेंट आता है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। के लिस्ट में क्या आता है, ठीक है, हजार्डस फ्रॉम सेप्टिक, इंडस्ट्री के किसी स्पेसिफिक सेक्टर से अगर आ रहा है, ठीक है ना, तो वो है, लेकिन ये भी हजार्डस होता है, ठीक है। पी लिस्ट में क्या होता है, पी लिस्ट में आपको एक्यूट हजार्डस होता है, ये एक वर्ड याद रखना, एक्यूट हजार्डस वेस्ट आता है, ठीक है ना। इसमें अनयूज्ड केमिकल जैसे हो गया, ये आ जाता है। यू लिस्ट में क्या आता है आपको, डिस्कार्डेड, ये एक्यूट हजार्डस तो होगा ही, ये डिस्कार्डेड केमिकल आता है जो यूज़ में नहीं लिया गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये 35 क्वेश्चन आ गया। देखो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं यही कहूँगा, ठीक है ना। इसमें से आप अगर आप यहाँ पे देखो, ये तो आपको ख़त्म हो गया, ये सॉलिड प्लस लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट आज आपका ख़त्म हो गया, ये लेक्चर 7 ही है ना। मैंने बोला था 7 लेक्चर में ख़त्म करूँगा, मैंने 7 लेक्चर में साफ़ कर दिया। एक छोटा सा मिसलेनियस अभी मैं लेके आऊँगा, लास्ट में लाना चाहिए। तो ईएससी का आपका ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद जो अभी नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आज ही अपलोड होगा, ठीक है ना। तो वो आपका आज ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है, मैंने बोला इन्वायरमेंट के बेसिक क्वेश्चन आपको करने ही करने, आने ही आने हैं, करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो ईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आया था, मेरे हिसाब से 30 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको डायरेक्टली पूछा गया, और जो एक कुछ क्वेश्चन है जिनका इनडायरेक्टली आप अगर वो क्वेश्चन करके जाती है ईएससी का, तो आप 30 क्वेश्चन यहीं से निकाल लेते सर, ठीक है, इसी 7 लेक्चर से, ठीक है, निकाल लेते थ्योरिटिकल और कॉन्सेप्चुअल जान के, ठीक है। तो यहीं से वो चीज़ थी, और आज वो ख़त्म हो गया। एक छोटा सा भी जस्ट थोड़ा देर बाद शाम तक आपको इसका आपको मैं मिसलेनियस और कुछ इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन में करा देता हूँ, छोटा छोटा, वो भी ईएससी का ही है, ईएससी का आज ख़त्म करके निकल जाना है, ठीक है। और सारा पीडीएफ अनसॉल्व मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, सारा अनसॉल्व पीडीएफ भेजूंगा, क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही थी कि भेज दीजिए। अभी देखो ये ऐसे ऐसे लिखा है ना, मैं क्या काट कूट करके लिख रहा हूँ, अगर आप इसको ऐसे ही पढ़ोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा चीज़ दो ही मत जो आपके यूज़ के लायक ना हो, ठीक है ना। वो देख रहे हो, वो कर रहे हो, वो लास्ट में पीडीएफ आपके पास रहेगी, आप उसमें या तो ऑनलाइन पेन से ही लगा के आपको उसको टिक टिक करके रटते जाना, खटाखट 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 वैसे करके, या उसको एक बार देख के सॉल्व कर लेना, उसको बार बार घुमाते जाना मैं आपके सामने से। तो आज मैं ख़त्म कर दूंगा ईएससी का पूरा लाइन, ठीक है। ये लास्ट वैसे था, सॉलिड और लिक्विड का ये लास्ट था,
ठीक है। और जो नेक्स्ट आएगा आज ही वो मिसलेनियस आएगा, वो भी ईएससी का ही मिसलेनियस है, तो वो ख़त्म करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन आया हुआ है। ठीक है ना, तो वो मैं ख़त्म कर दूंगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। ठीक है, आपका दिन शुभ हो।